चाहे मुंबई में बाजार में हो या बाजार के बाहर, माहौल है अफरा तफरी का। मुंबई में पूरी बारिश का माहौल है और बाजार में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का माहौल। तो अब आखिरी 1.5 घंटे में इंटरेस्टिंग ये है कि क्या कुछ अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर बाजार बंद हो पाएगा या फिर आएगा आज करेक्शन का पहला संकेत। बस सबके मन में यही सवाल, जवाब लेंगे। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि इस उतार चढ़ाव के बीच आपको क्या रणनीति बनानी है और कहां करना है फोकस। उससे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बिल्कुल दीप, और इस वक्त की बड़ी बातों में आप देखें तो आज के सेशन में बड़े दिनों बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से एक ढंग की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और तेज बिकवाली आती दिखी। इससे पहले कि लोग समझे कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तब तक बाजार अच्छे खासे करेक्शन के मोड में आया। हालांकि अच्छी बात है कि आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा है और पहली बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़े लाल निशान में आते हुए दिखे। नहीं तो अब तक माहौल ऐसा है कि दिग्गज शेयरों में ही हल्का फुल्का करेक्शन आता था, बैंकिंग शेयरों में ही करेक्शन आता था, लेकिन आज मिड कैप शेयरों में भी हल्के फुल्के करेक्शन की संकेत आते हुए दिखे। निफ्टी ने बनाया 15,800 का नया रिकॉर्ड और उससे वहां से अब इस वक्त लगभग 100 अंक नीचे है। इंट्राडे में लगातार 5वें दिन नया रिकॉर्ड बनाए और 7वें दिन लगातार नया रिकॉर्ड बनाया है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से इस वक्त लगभग 500 पॉइंट नीचे है, 400 से 500 पॉइंट नीचे। 35,400 का लो हाई बनाने के बाद 34,700 के नीचे तक भी, यानी कि ऊपरी स्तरों से 700 साढ़े 700 पॉइंट का इंट्राडे में करेक्शन बैंक निफ्टी में आया, तो 200 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में आया है। ऑटो, बैंक, इंफ्रा ये इंडेक्स हैं जो कमजोर हैं इस वक्त, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी जैसा कि हम बात कर रहे थे ऊपरी स्तरों से नीचे गिरते हुए नजर आए। यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है और यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। तो जो कुछ भी एक्शन हुआ है, हो रहा है, वो हमारे अपने बाजारों तक सीमित है। दीप बिल्कुल सर, तो थोड़ा हमारे अपने बाजारों को ही एक्शन हो रहा है और पहली बार इतिहास में सर 15,800 का स्तर भी छुआ है निफ्टी ने। तो ये थोड़ा शेकआउट हुआ है बाजार में, किसी ने अपनी बड़ी पोजीशन हल्की करी है इस स्तर पर पहुंचकर, या फिर ठीक है, मतलब इतना बाजार चल रहा है तो थोड़ी तो गिरावट आएगी ही, पर जिस तेजी से गिरावट आई थी वहां से लोगों को थोड़ी चिंता जरूर दिखी है सर। हाँ, बस प्रॉब्लम वही है दीप। प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि बाजार गिरा क्यों, और प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं कि बहुत ज्यादा गिरा है। प्रॉब्लम इस बात से है कि आमतौर पर इस तरह की बिकवाली किसी इनसाइडर की होती है, जिसे किसी को पता है कि किसी स्टॉक के बारे में ये नीचे जाने वाला है तो मैं पहले जल्दी से बेच कर निकल जाऊं, या किसी को ये पता है कि बाजार नीचे जाने वाला है, मैं जल्दी से बेच कर निकल जाऊं। क्योंकि आप आराम से भी बेचे तो आपका माल बिकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने उस वक्त दिन के दौरान लगभग 1 बजे के आसपास अगर उस वक्त अगर आपने सोचा हो कि नहीं मुझे अभी का भी नहीं बेचना, मैं आराम, मतलब आप आराम से बेचे तो अच्छी प्राइस पर और ढंग से बेच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी ने वो कहते हैं कि बटन दबाकर जल्दी से बेचने वाली जो टेंडेंसी होती है, वो वाली मानसिकता से किसी ने बेचा है। और इसमें होता है कि थोड़ा जो ट्रेडर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिलता है, टूटता है कि अरे इसका मतलब कोई हमसे ज्यादा समझदार है, कोई हमसे ज्यादा जानकार है जो ऐसा डिसीजन ले रहा है, जो जल्दी से बेचकर निकल जाना चाहता है। वो अब अपना अपना सोच है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी चीज जो है वो ये कि बाजार में एक हेल्दी करेक्शन की जो आपको जरूरत होती है वो हेल्दी करेक्शन आपको मिला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,575 से 15,625 की रेंज है, जिसका हमने कहा था कि ये ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो खरीदना है, डरना नहीं है। वहीं पर सपोर्ट भी लिया, ऊपर भी आता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी के लिए भी डे ट्रेडर्स के लिए 34,900 था, लेकिन उसके बाद 34,400 से 34,600 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके आसपास 34,640 से घूम गया है। तो ओवरऑल ठीक है दीप, ऐसे बहुत चिंता की बात नहीं। अगर बजाय इसके कि इसमें पढ़ें और ढूंढने की कोशिश करें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इससे बढ़िया ये है कि जो कुछ हुआ उसमें आपके लिए क्या सबक है, क्या लेसन है, और वो ये कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। पहला, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसकी तैयारी रहनी चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तीसरा, आपको पोजीशन मैनेज करना और अपना रिस्क मैनेज करना दोनों आना चाहिए। आप उतना ही रखें जितना आप संभाल पाए। अगर समझिए अगला झटका ऐसा ही लगे कि कोई 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी ने निकाल दिया, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, तो क्या आप संभाल सकते हैं अपनी पोजीशन? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप रखिए, जवाब ना है तो आपके पास खुद उसका आंसर है, आपको क्या करना है। और चौथी चीज ये माफ कीजिएगा,
कि आप अपने स्टॉक्स का क्वालिटी चेक कर लें। जब जब भी इस तरह के झटके लगे देख लीजिए भाई मेरे पास जो है वो स्टॉक ठीक है ना, क्वालिटी के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं ना। खाली इसलिए तो नहीं बढ़ा कि बाजार बढ़ा इसलिए सब बढ़े हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो 5-15 रुपए 2-5% ऊपर नीचे होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक आध घंटे के आधे घंटे के ऊपर नीचे हो जाने से ट्रेंड बदलता नहीं है, न बदला है। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि आज की क्लोजिंग देखते हैं दीप, और क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम 15,675 और 34,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जहां पर अभी हम हैं। और अगर इनके थोड़ा नीचे बंद होते हैं और अगर 15,575 के माफ कीजिए 14,975 बोले मैंने, 15,675 और अगर 15,575 को भी हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हैं तब भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक तो कोई ऐसे खास संकेत आए नहीं है जहां पर आपको पैनिक करना पड़े, लेकिन जो कुछ हुआ है दिन में उसकी वजह से हल्के से सावधान हो जाए, उसके लिए ठीक है, बस उतना ही। जी दी बिल्कुल सर, तो सावधानी परखना जरूरी है। थोड़ी तेज गिरावट हुई है, बट जैसा अनिल जी आपको रेगुलरली कहते हैं, कैसा भी मोमेंटम हो लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करें बाजार में। आइए फिर कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले आपको एक बार बता देते हैं आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। वरुण और मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आने वाले 3 दिनों में ढेर सारे इवेंट्स हैं जिस पर नजर रखनी है। वायदा बाजार आज से शुरुआत करेंगे। वायदा बाजार की कंपनियां बाटा और गेल के नतीजे आने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर कैबिनेट की बैठक की जानकारी आज देंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस पर नजर रहेगी। कल वायदा बाजार की कंपनी सेल के नंबर्स जारी होंगे और कैश स्पेस में एनएचपीसी, सेंचुरी प्लाई, मसगांव डॉक समेत कई सारी कंपनियां हैं जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही वरुण बेवरेजेस पर नजर रखिए। 1:2 के बोनस इशू की एक्स डेट है 12 जून जिसकी रिकॉर्ड डेट होगी। एक्स डिविडेंड एशियन पेंट्स, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, नाम इंडिया और साथ ही जीएचसीएल जैसी कंपनियों के हैं। साथ ही येस बैंक की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक है। एनएचपीसी 4,300 करोड़ तक जुटाने पर एक बोर्ड बैठक में विचार करने पर बोर्ड मीट होती हुई दिखेगी, तो एनएचपीसी भी फोकस में रहेगा। एमआरपीएल, ओएनजीसी, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स के साथ मर्जर पर विचार करेगी। टाइड वाटर नतीजों के साथ बोनस और शेयर विभाजन पर फैसला होगा। वहीं जेट एयरवेज पर नजर रखिए। एनसीएलटी मुंबई में स्लॉट पर सुनवाई को लेकर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक बैठक होने वाली है जिसके चलते जेट एयरवेज फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड शेयरों की लिस्टिंग भी होने जा रही है कल के दिन, इस पर भी नजर होगी। और साथ ही अमेरिका में मई के महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं। 4.7% का अनुमान यहां पर फोरकास्ट मानकर हम चल रहे हैं। शुक्रवार के दिन वायदा बाजार में सन टीवी, बीएचईएल, डीएलएफ के नतीजे आते दिखेंगे। साथ ही एक्स डिविडेंड, बजाज कंज्यूमर, फोसिको इंडिया और साथ ही रिलायंस और बीईएमएल होंगे। बीईएमएल के नतीजों के साथ डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी के आंकड़े आते हुए शुक्रवार के दिन हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टर्म लोन पर ब्याज मुक्त मोरेटोरियम पर जो अगली सुनवाई है वो भी शुक्रवार के दिन यानी 11 जून के दिन होती हुई दिखेगी। आइनॉक्स लीजर, क्यूआईपी के फाइनल साइज और प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्यूआईपी के इश्यू प्राइस पर बोर्ड बैठक होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए वित्त मंत्री एक समीक्षा बैठक करने जा रही हैं जो कि शुक्रवार के दिन होती हुई दिखेगी। ओके, तो ढेरों इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, कई सारे ट्रिगर्स हैं। साथ ही आज खबरों वाले शेयर्स में भी एक्शन जो है जान लेते हैं। आइए चलते हैं वरुण के पास। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले सुदर्शन केमिकल को लेके हमने जो आपको खबर दी कि पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लग सकती है। चीन से आने वाला ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। सुदर्शन केमिकल ने इसकी सिफारिश की थी और डीजीटीआर ने इस सिफारिश पे काम शुरू कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है। उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक पे भी देखने मिल रहा है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्रीमियम बढ़ा रही है। 15 से 20% तक जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ सकता है। डॉक्टर रेड्डीज खबरें ये आ रही है कोजेंसिस के हवाले से कि कोरोना की जो दवा है 2DG, इसका तकनीकी ट्रांसफर जो है वो डीआरडीओ कर सकती है। योग्य फार्मा कंपनीज को ये तकनीकी ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसका इंपैक्ट डॉक्टर रेड्डीज पे। साथ साथ और एक खबर है डॉक्टर रेड्डीज का, रॉकवेल के साथ इन्होंने करार किया है। स्पुतनिक की जो वैक्सीन है उसके कोल्ड स्टोरेज के लिए ये करार जो है वो किया गया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिकॉन सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने करार किया है। वॉस्को ऑस्ट्रेलिया के साथ ये करार किया गया है। फाइबर नेटवर्क के लिए करार है। वेरॉक इंजीनियरिंग, कैंडेरा GmbH के साथ MOU साइन किया है इन्होंने। ह्यूमन मशीन इंटरफेस के इंटीग्रेशन के लिए ये MOU साइन किया गया है। टीम लीज घाटे से मुनाफे में आई है। 19 करोड़ के घाटे के
29 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस कंपनी ने इस बार 19 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन 1.5% से बढ़ के 2%। स्टार सीमेंट, यहाँ इसके नतीजे थोड़े कमजोर है। मुनाफा 86 करोड़ से घट के 81 करोड़ पे आया है। मार्जिन जो है 22.6% से घटकर 17.3% पे आए हैं। इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय, यहाँ पे नतीजे बेहतरीन है। एबिटा देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी, आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी। एबिटा मार्जिन 4% से बढ़ के 22.4 और घाटे से मुनाफे में ये भी आई है। 52 करोड़ के घाटे के मुकाबले 65 करोड़ का मुनाफा किया है। BLS इंटरनेशनल, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि करीब 32 देशों में इस कंपनी ने अपना कामकाज जो है फिर से शुरू कर दिया है। और अडानी पावर सुबह से तेजी में था, सेकंड हाफ में गिरावट देखने मिली। 31 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा जो है इस काउंटर में हुआ है। इसके सुबह शेयर काउंटर काफी वॉलेटाइल है। ओके, तो ढेर सारे बड़े ट्रेड्स, बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर पर और बड़ा एक्शन होता दिख रहा बाजार में भी। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ हैं इस वक्त आशु मदान साहब, कुणाल सरावगी, राकेश बंसल, जय ठक्कर, वागले साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर जी और किरण जी, सबके सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत है। आशु सर, एक बार राय आपकी मार्केट पर ही और साथ ही अगर कोई स्प्रेड आप इस वक्त बनाना चाहें बताएं सर। अनिल जी, मार्केट में आई थिंक ये जो डिप आया है ये ऐसा तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब आपसे ही मैं पूछता हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं था क्या ये ऐसा होगा? अनिल जी, ओवर कंफर्ट जब हो रहा होता है तो ऐसा डिप और ऐसा तो आना है। लेकिन और उसके बाद भी अनिल जी 15,700-800 पे जिस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी की मतलब सब कॉल्स इतना कंफर्टेबली ले रहे हैं कि मतलब हर एक्सपायरी ऊपर होएगी, इन द मनी, एट द मनी कॉल्स, निफ्टी की भी लो, बैंक निफ्टी की भी लो। अनिल जी, इतना तो आसान पैसे नहीं बन सकते। स्टॉक्स में तो फिर भी बन सकते हैं, इंडेक्स में तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो मैं अनिल जी, मेरा व्यू वही है कि इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा 200-300 पॉइंट के अंदर, ज़्यादा मंदी नहीं है। लेकिन आज अनिल जी हमने दिन में बैंक निफ्टी की पुट्स दिलवाई थी सबको और बैंक्स फाइनेंशियल्स में बोला था कि बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और अनिल जी वो मतलब इतना शार्पली प्ले होगा तो ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं पता था कि 1 घंटे के बाद इस तरह का ऐसा सेल ऑफ आएगा। और बट अनिल जी लॉटरी लग गई उस तरह से, तो मैं ये बोलूँगा। बट अनिल जी, हैविंग सेड दैट, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बोला था, इंफ्रा स्टॉक्स, इंफ्रा पावर रिलेटेड जो कि 10-12 साल का ब्रेकआउट आया है, उसमें अनिल जी व्यू इंटैक्ट है। NTPC, टाटा पावर, गेल, भेल, ये सब अगर अनिल जी अभी इस डिप में आते हैं ना, अगर किसी ने लिए हैं, बुक किए हैं, ये बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। कैडिला, ग्लेनमार्क फार्मा में अनिल जी डिप्स में कैरी कर सकते हैं। बट बैंक्स में अनिल जी व्यू बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ऑन रिवर्सल बेचना है बैंक निफ्टी की। और अनिल जी, एक टाइम ये ऐसा आ गया है कि मुझे लगता है कि इंडेक्स की तो कॉल्स नहीं, मतलब को लगता है कि स्टॉक्स लॉन्ग होने चाहिए, पुट्स हाथ में होनी चाहिए। तो अनिल जी पुट स्प्रेड है, कल के लिए भी एक पुट स्प्रेड है। अगर मतलब क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर हम 2 घंटे पहले बात करते तो डिफरेंट पुट स्प्रेड था, लेकिन अभी बात कर रहे हैं तो अनिल जी एक पुट स्प्रेड है, वो भी मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। अनिल जी 15,700 की एक पुट लेनी है और 15,600 की 2 पुट बेचनी है। ये 15-16 रुपए में स्प्रेड बनता है अनिल जी। 15,700 की कल की एक पुट लेनी है और 15,600 की 2 बेचनी है। ये 15-16 रुपए में स्प्रेड बनता है अनिल जी। 685 निफ्टी चल रही है, तो अगर 100 पॉइंट और निकल जाते हैं किसी वजह से तो इसमें अनिल जी जैकपॉट लग जाएगा। और इससे ज्यादा का नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है। बट मेरा अनिल जी मानना व्यू है कि इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा। इंडेक्स में वो कंफर्ट मनी नहीं आएगी कि आप ले लो, कॉल्स वॉल्स ले लो और बिकती जाएंगी। अनिल जी देखिए, थीटा डिके और जब प्राइस डिके होता है, जब डेल्टा आपके अगेंस्ट जाता है तो कैसे एकदम कॉल्स बिल्कुल जीरो होती हैं, वो हमने आज भी देखा। तो ये एक मतलब अभी एक जो मेरा स्टडी निकल के आई है जो एज इज वेयर इज बेसिस पे कि बैंकिंग अनिल जी वीक है और अगर रिवर्सल होता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है बैंक्स में। इवन चाहे स्टेट बैंक को अनिल जी, मैंने आपको पिछले 15 दिन पहले बोला था, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB अगर अपने भाव आएंगे 85 या ये 45 रुपए, तो अभी भी व्यू अनिल जी इनमें तो निकलना है। नया लेन बैंक्स में अभी नहीं करना, चाहे अच्छी न्यूज़ भी चल रही हो। और अनिल जी एक और बड़ा डिसिप्लिन होता है इस मार्केट में, वो होता है कि अनिल जी एक लेवल के बाद आके पैसे आ चुके हैं, पैसे बन चुके हैं, पीपल हैव मेड ड्रीम मनी इन दिस मार्केट, इस रन में जो आप भी बोल रहे हैं। तो अनिल जी उस टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट जब बिल्कुल अच्छा भी लगे, कॉल्स भी आपको सारी पॉजिटिव आएंगी, कोई नेगेटिव कॉल ही नहीं आएगी। बट उस नॉइज को अनिल जी एज ए डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा म्यूट हो जाना पड़ता है उसमें कि नहीं, अब मैंने पैसे बना लिए हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, रीजनेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसे बना के मुझे रिटेन करना चाहिए। मुझे ये म्यूट होना पड़ेगा कि थोड़ी सी इस पॉजिटिव नॉइज को, इसका मतलब ये नहीं जरूरी आप शॉर्ट जाएं अनिल जी, आप अपनी प्रॉफिट बुक करें, आप हल्के होके बैठ जाएं, बहुत लिमिटेड हो गया, आज नहीं आएगी, 3 दिन बाद आएगी, 13 दिन बाद आएगी,
13 घंटे बाद आएगी। जो करेक्शन आएगी, अब मेरे को नेक्स्ट जो लेवल ऑफ बाइंग करनी है उसी में करनी है, चाहे वो आशु बोले चाहे अनिल जी बोले। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा इस नॉइस को कंट्रोल में करना है, तो ये अनिल ये कि डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं तो बोलूंगा ये अच्छा लगेगा, आप भी बोलेंगे अच्छा खराब लगेगा, बट एक लेवल के बाद ये हमारा डिसिप्लिन होता है एज ए क्लाइंट का, एज ए ट्रेडर का, एज ए इन्वेस्टर का, कि उस नॉइस को थोड़ा सा म्यूट करें और थोड़ा सा शांति से बैठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है अनिल जी। ओके, तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ा कमजोरी का रुझान है, बाकी जगह इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, और थोड़ा अपनी पोजीशन को रिव्यू कर ले, जरूरत से ज्यादा पोजीशन ना रखें, वो बात तो सही है जिस तरह की वॉलेटिलिटी हुई है। आइए बढ़ते आगे, और पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए वागले का वंडर, और उसके ठीक पीछे है चार्ट कॉर्नर भी। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपने मुझे आज सबसे पहले जो स्टॉक पूछा था टाटा पावर, आई थिंक 119-20 के आसपास मैंने बोला था, 20 के पार निकलते ही 130 हो जाएगा, मेरा वीक का व्यू था, लेकिन आज ही हो गया। और ये जो अभी जो गिरावट आई है इसको मैं करेक्शन मानता हूँ। आपको सही स्टॉक्स में रहना है। मुझे पावर स्टॉक्स में अभी भी तेजी लगती है। मैं अभी रिकमेंड करूंगा पावर ग्रिड। थोड़ा सा ऊपर चला गया 245, हमारा 243 का रिकमेंडेशन है, अभी 245.50 है, यहाँ पर लेकर 243.50 तक ऐड करेंगे। मेरा 255 तक का टारगेट है, यहाँ से भी मुझे 9 रुपए दिखाई दे रहे हैं, और मेरा स्टॉप लॉस 241 का है। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड में खरीदारी करने के लिए आई वागले साहब की तरफ से आती हुई। पावर स्टॉक्स में लगातार तेजी का माहौल, और अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हम भी वागले जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। स्टॉक हमारा भी पावर स्पेस से है, और स्टॉक है आरईसी में खरीदारी की राय है। मार्केट वीक है, बट इसके अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। एज ऑफ नाउ कोई वीकनेस के साइन नहीं है। स्टॉक डेज हाइस पे ट्रेड कर रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, सोमवार को मैंने और राकेश जी ने पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे खरीदारी की राय दी थी, उसमें आज जबरदस्त तेजी है। और कल हमने अनिल जी पीरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय दी थी, तो उसमें ऊपर सर्किट लगा था। बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर यहां पर अभी आरईसी में देखने को मिल रहा है। आरईसी ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है। यह रेजिस्टेंस 160 रुपए का था, जिसको आज इंट्राडे में स्टॉक पार कर चुका है, और एक डिसाइसिव तेजी की तरफ है। जिस तरह की यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर है, और ऐसे बाजार में जहां बाकी बाजार कमजोर है, यह बिना कारण के नहीं हो सकता अनिल जी। तो इसमें आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बाय करके चलें। 164 रुपए पर 164 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 169 का, दूसरा टारगेट 172 रुपए का होगा। तो 169 और 172 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी पावर आरईसी में, ये आपके लिए राय आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से ये है। लेकिन इस बीच गेल के रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट सकते हैं। गेल का मुनाफा उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखाए। 1800 करोड़ का अनुमान था, 1910 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। बाकी डेटा भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। माफ कीजिए, मुनाफा 1745 है या 1910, एक बार देखते हैं क्या कुछ है। 1910 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा है गेल का 1800 करोड़ के अनुमान के सामने। ये पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, आप चार्ट तैयार करिएगा गेल के। आपका चार्ट कॉर्नर का काम तो कंप्लीट हो गया, अभी आप फ्री भी होंगे, तब तक आप जल्दी से चार्ट देखिए। मुनाफा 1490 करोड़ से बढ़कर 1910 करोड़ पहुंचा, तो अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। पहली नजर में जो मुनाफे का आंकड़ा है वो तो कम से कम अच्छा दिख रहा है। आगे देखते हैं आय और मार्जिन वगैरह किस तरह के क्या रहते हैं, लेकिन गेल का ये नतीजा आपके सामने। चार्ट देखिए जरा, बताइए कुणाल जी, क्या रेंज है, क्या है, कोई डायरेक्शन क्लियर है इसके लिए? अनिल जी, देखिए, डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। गेल में एक तेजी बन रही है, और आज हमने शुरुआती डिप देखा, लेकिन अच्छी बात अनिल जी है कि 163 रुपए पर जो सपोर्ट है उसको स्टॉक ने होल्ड किया। उन्हीं लेवल से एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में अनिल जी मजबूत स्टॉक है, बाय करके चलना चाहिए। अब 163 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है अनिल जी 175 176 के लेवल्स भी गेल में आते हुए दिखेंगे, तो बाय करके होल्ड करने की राय। तो बाय करके खरीदारी करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजल्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं अभी तक। पहली नजर में जो रिजल्ट्स आए, आय का आंकड़ा
15,454 करोड़ से बढ़कर 15,550 करोड़, यानी कि लगभग 100 करोड़ 106 करोड़ आय बढ़ी। तो आय स्थिर है, मुनाफा बेहतर होकर आया है। ये है आंकड़े आपके सामने। कुछ और डिटेल्स आएंगी गेल के नतीजों की, हम आपके सामने रखेंगे भी तब तक आइए बढ़ते आगे। कल एक बड़ी एक्शन वाली दिन है और वो है रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की लिस्टिंग। तो रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की लिस्टिंग कल होने जा रही है। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या है पूरी डिटेल्स, और जो इसकी रीलिस्टिंग होगी उससे क्या असर पड़ेगा रिलायंस के शेयर पर? डेफिनेटली अनिल जी, देखिए अब ये फर्स्ट कॉल हुआ था, इसके पहले जो कॉल हुआ था वो उसके बाद अब ये रीलिस्टिंग होने जा रही है। 10 मई को दरअसल इसकी जो ट्रेडिंग है वो इस स्टॉक में, रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें रुक गई थी। तब रिलायंस का पार्टली पेड शेयर का भाव था 982 रुपीस के आसपास और रिलायंस तब ट्रेड कर रहा था 1925 के आसपास, यानी करीब 950 रुपए के आसपास का प्रीमियम था। हालांकि 12 तारीख को रिकॉर्ड डेट थी, इसके 10 तारीख को जो ट्रेडिंग थी रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स में वो रुक गई थी। उसके बाद फर्स्ट कॉल किया गया 314 रुपए 25 पैसे जो इन्वेस्टर्स है उनको भरना था। 17 मई से 31 मई के बीच में ये दाम जो है वो आपको देने थे। तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के शेयर में करीब 14% या फिर अगर आप देखेंगे तो 250 पौने 300 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। ये टोटल राइट इशू का साइज जो था उसे रिलायंस करीब 53,000 के आसपास, 53,000 करोड़ के आसपास जुटाने वाली थी और राइट इशू का जो टोटल प्राइस था वो 1257 रुपए का था, 1257 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं अब जो कल लिस्टिंग होगी वो दरअसल ये दर्शा रही है कि हो सकता है कि रिलायंस के पार्टली पेड शेयर जो है उनकी लिस्टिंग जो है वो थोड़े ज्यादा प्रीमियम पे हो। क्यों? क्योंकि जब से रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स की ट्रेडिंग रोकी गई है तब से अब तक रिलायंस के शेयर में करीब 14% के आसपास की रैली देखने मिली है। और अगर पिछले बार का हम जो डिफरेंस था 950 रुपए के आसपास का उसको भी कैलकुलेट करें तो यहाँ से कम 1200 रुपए के आसपास या फिर 1150 रुपए के आसपास जो है रिलायंस का पार्टली पेड शेयर जो है उसको ट्रेड होना चाहिए। वैसे भी अगर आप 52 वीक हाई देखिए इस पार्टली पेड शेयर का तो 1469 या फिर 1470 का है, तो उससे तो कम पे आसपास लिस्टिंग होगी। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है कि ये आखिरी कॉल नहीं है। नवंबर में आपको जो सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का पैसा है वो भी भरना होगा जो 628 रुपीस का होगा। 15 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आपको ये पैसे भरने होंगे। तो ये है रिलायंस की पूरी डिटेल्स, जो पूरे पार्टली पेड अप शेयर्स कल से लिस्ट होने वाले थे, कल से फिर से शुरू होने वाली है जिसमें ट्रेडिंग, उसके बारे में याद रखिए। 1257 ये राइट इशू के जो शेयर्स है उसका टोटल प्राइस है। 982 के आसपास बंद हुआ था, 314 रुपए आप और जोड़ लेंगे तो करीब 1300 रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसके आसपास लिस्टिंग नहीं होगी। हो सकता है कि उसके कुछ कम भाव पे लिस्टिंग हो, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है रिलायंस के शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स के बीच में वो थोड़ा कम होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं। ओके, तो अंदाज से वरुण फिर कुछ बता पाएंगे किस लेवल के आसपास लिस्ट होनी चाहिए? कोई ऐसा अंदाज बैठ रहा है कल क्या भाव में ये लिस्ट होंगे? डेफिनेटली अनिल जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पिछले बार जब बंद हुई थी रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स में ट्रेडिंग तब 982 पे ये था और रिलायंस का शेयर जो है 1925 पे था, यानी करीब 950 के आसपास जो था वो प्रीमियम था रिलायंस के शेयर्स और रिलायंस के जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उसके बीच में। मतलब रिलायंस का शेयर जो प्रीमियम पे था उसी प्रीमियम को अगर लेके चले तो हो सकता है कि आपको 1150 के आसपास की जो लिस्टिंग है वो देखने मिलेगी। लेकिन क्योंकि 628 का जो फाइनल कॉल है वो अभी बाकी, अगर उसके डिफरेंस को लेके चले तो अनिल जी फिर हो सकता है कि 1500 के आसपास की भी लिस्टिंग हो, क्योंकि वो जो सेकंड कॉल करना है वो नवंबर के आसपास करना है। अब क्या पता, हो सकता है कि इसी के आसपास लिस्टिंग हो। तो मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है कि 1150-1200 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। ओके, तो 1200 के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, लगभग 1 महीने के गैप के बाद पार्टली पेड शेयर्स वापस आपको आ रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद। तो कल ये बड़ा एक्शन है रिलायंस पर जिस पर हम नजर रखेंगे और स्टॉक में भी थोड़ा अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों से बन ही चुका है। रिलायंस, किरण जी जरा इस पर राय दें। 2200 के करीब आते हुए दिखा, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 1-2 दिनों से, क्या राय देंगे सर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अगर मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 4-5 दिन पहले देखने को मिला था, उसको रीटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और इधर सपोर्ट्स काफी नजदीक है। तो मेरा मानना है कि अब जो ट्रेंड लाइन की वैल्यू है अभी वो है लगभग 2165। तो 2165 के नीचे मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे लॉन्ग पोजीशंस के लिए पोजीशन ली, और मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग आता है 2225 का। तो इसके बीचों बीच हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो 2225 का ब्रेकआउट रहेगा, नीचे में बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2150 के नीचे होना चाहिए। ओके, तो 2150 के करीब स्टॉप लॉस रखना है
और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। कल होगी इनके पास प्रीपेड शेयर्स की दोबारा लिस्टिंग। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो लगातार एक्शन में बने हुए हैं उसी पर चर्चा करते हैं। सचिन जी भी हमारे साथ हैं। और सचिन जी, आज फिर से लॉजिस्टिक्स स्पेस में अच्छी तेजी आई है और आपने कई बार काफी सारे लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के बारे में बात करी है। टीसीआई एक्सप्रेस एक बार फिर से आज मोमेंटम में दिखा है, अब तो 1550 के भी ऊपर जा चुका है। क्या राय बनती है सचिन जी इस पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। इनफैक्ट इसके जो सारे टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है। बट अगर इसका हम डेली आरएसआई देखें तो कहीं जाकर वो कंफर्ट नहीं आ रहा है फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स तो बुक करनी ही चाहिए अगर पोर्टफोलियो में भी है तो। एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 1440 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो आई थिंक वो एक पर्टिकुलर लेवल होगा जिसके नीचे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है काउंटर में। बट फिलहाल जिस तरीके से काउंटर प्लेस्ड है, फ्रेश टारगेट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रेश पैटर्न नहीं है। एंड जिस तरीके से इसका डेली आरएसआई प्लेस्ड है वहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉशियस रहूँगा, मुनाफा बांधने की सलाह दूंगा। एंड अगर किसी को होल्ड करनी है पोजीशन तो 1440 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही होल्ड करें। ओके, तो फ्रेश पोजीशंस तो अब नहीं बनानी है, पर स्टॉप लॉस आप जरूर यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। ये है राय आपके लिए टीसीआई एक्सप्रेस पर, जहाँ पर एक अच्छा उछाल आज एक बार फिर से आपने आते हुए देखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जय भी हमारे साथ हैं। जय, इस पर राय दें। थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, काफी तेज एक्चुअली गिरावट हुई थी, अब 3% नीचे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दिख रहा है। क्या राय देंगे इस पर जय? और 1440 के करीब सपोर्ट दिखता है या और वीकनेस आ सकती है? जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जहां तक सवाल है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज में है और एग्जैक्टली अपर एंड ऑफ द रेंज से स्टॉक में रिवर्सल देखने मिला। इसकी जो रेंज है, अगर मैं आपको एक ब्रॉडर रेंज, मीडियम टर्म रेंज बताऊं दीप, तो इसकी रहेगी ऊपर में 1515, 1520 एंड ऑन द लोअर साइड इसका सपोर्ट करीब 1250 के आसपास। तो आप ये देखिए कि लगभग 250 पौने 300 पॉइंट की रेंज में है एसआरटी। एंड हायर एंड ऑफ द रेंज से थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट बना हुआ है करीब 1380 1390 के रेंज में। सो आई थिंक देखिए, इसमें फ्रेश खरीदी अगर किसी को करनी है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का बेनिफिट उठाना है दीप, तो 1500 1520 के ऊपर अगर ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन आई थिंक वो फायरवर्क्स देखने मिलेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। अदरवाइज ये कंसोलिडेट करेगा, रेंज में ट्रेड करेगा। ओके, तो नजर रखते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। इनकी क्यूआईपी का भाव पर भी आज फाइनल अपडेट आ सकता है, तो वो भी एक फैक्टर है जहां पर हमारी नजर बनी हुई है। बाजार पर नजर डालते हैं। इससे पहले जय अपनी एक और कॉल देना चाह रहे हैं, तो पहले बिगुल बजा लेते हैं जय टक्कर के लिए, उनकी कॉल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताएं जय। जी दीपांशु, मार्केट एग्जैक्टली जो सुबह मैंने रेंज बताई थी 15,800 निफ्टी में, इनफैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ और कल 15,600 की भी बात की थी, तो वही रेंज में अटका हुआ है 15,600 15,800 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी भी जो सुबह कॉल दिया था वो प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी गई थी सही टाइम पे 600 के आसपास, बिकॉज जो 35,400 के लेवल्स थे बैंक निफ्टी में वो स्पॉट में वो हासिल हो चुके थे वहां पे, और कॉल ऑप्शन 600 तक ही गया था तब तक। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रा बैट लेनी चाहिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर। इसका 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए जो करीब अभी 41.20 41.70 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए 31 पर। ऊपर जो टारगेट बनेगा इसका वो है 55.50 एंड सेकंड टारगेट बनेगा 66 का। 55.50 एंड 66, ये दो टारगेट्स के लिए 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। कुछ दिनों पहले इनफैक्ट जब मैंने मुथूट पे कॉल दिया था तभी बहुत ही एक अच्छा शार्प मूव देखने मिला था और बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला था मैं मुथूट फाइनेंस में। अब ये जो 2-3 दिनों का हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला है मुथूट में, आई थिंक वो एक लो टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो एक फोर्थ वेव कंसोलिडेशन है जो मुझे ऐसा लगता है कि 38% पे खत्म हो चुका है। अब फिर से ये स्टॉक ऊपर जाएगा और इसके जो फ्रेश टारगेट ऊपर में स्पॉट में बनेंगे वो लगभग 1550 के दीप, इसलिए इसका कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है।
ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। 1500 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें, ये है राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है वागले साहब के लिए बिगुल का वागले का वंडर, और उसके बाद आपके लिए आ रहे हैं सेठी साहब भी। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, मैं पीएफसी खरीदूंगा। 131 का भाव है, 131 130.90 यहाँ पर खरीदे। आपका स्टॉप लॉस 128 का होना चाहिए, 128 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑन द अपसाइड 138 139 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ आज और कल में। 138 139 ये है, ये लेवल्स आप जो बता रहे हैं कैश है फ्यूचर्स, वागले साहब फ्यूचर्स के लेवल है ना? फ्यूचर्स के ही लेवल। ओके, तो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 131 के आसपास है। पीएफसी पावर फाइनेंस, पावर स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का रुझान बन रहा है। देखिए पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, 3 स्टॉक पावर से जुड़े हुए आपके लिए खरीदारी की ओर आ चुके हैं अब तक, और अब 138 139 तक ये भी जाने को तैयार है ऊपर की तरफ। इससे पहले सेठी साहब जुड़े, जल्दी से एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली करनी है। स्टॉक है एमएनएम फाइनेंशियल्स, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कल इसने एक मूव दी थी, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था। अभी वापस इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 168.50 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है ऑन द सेल साइड। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 163 का। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने बनाया था, जहाँ से एक अच्छा उछाल नजर आया था अराउंड 159 160 के आसपास। मुझे लग रहा है वापस उस पर्टिकुलर लेवल को एक बार रिविजिट करना चाहिए काउंटर। सो बिकवाली करनी है एमएनएम फाइनेंशियल्स में। 163 होगा इंट्राडे टारगेट, 160 होगा पोजिशनल टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है 168.50 पे। हाफ का स्टॉप लॉस लगाकर करें बिकवाली एमएनएम फाइनेंस। आज का पहला शॉर्ट कॉल आता हुआ सचिन जी की तरफ से यहां पर एमएनएम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब का करते हैं स्वागत। सदाबाद सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, कौन से स्टॉक चुने हैं आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। और बाकी अनिल जी, अब बाजार जिस तरह का आज एक ऊपर से गिरावट आई है, थोड़ा कॉशियस है व्यू बाजार में, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही ट्रेड भी करना चाहिए। ओके, तो बताएं सर दोनों खरीदारी करने की राय। पहला स्टॉक आज का अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वो स्टॉक है एक पेपर स्टॉक। पेपर सेक्टर पूरा फोकस में है, वहां से आज मैंने पिक किया वेस्ट कोस्ट पेपर, जो कि अभी 232 के लेवल पर ट्रेड करता है। एक फंडामेंटली दमदार कंपनी है। नॉर्मल ईयर में इसके ऑपरेशंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है, डेट इक्विटी रेशियो 0.45 और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर जबरदस्त है। और जिस तरह से सरकार का भी फोकस रहा है कि जो पेपर के यूसेज को बढ़ाने के लिए तो सिंगल यूज के प्लास्टिक को बैन किया है, फिर आपके आजकल ई कॉमर्स की पैकेजिंग में भी पेपर का बहुत यूसेज होता है, और ये सब हमने जेके पेपर जो इंडस्ट्री लीडर है उसके हाल ही में जो नतीजा है उसमें हमने देखा भी है। स्टेलर नंबर थे जेके पेपर के। मुझे लगता है इस कंपनी के अभी डेट आए नहीं है शायद रिजल्ट के इस क्वार्टर के, बट जब कभी आएंगे दमदार नतीजे होने चाहिए। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। और बाकी अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है, निप्पॉन लाइफ है, एल&टी, जीआईसी, सबने इसमें मिला के करीबन 13% स्टेक ओन कर रखा है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 56% हिस्सेदारी है, प्लेज नील है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल से बिल्कुल 250 तक के लेवल छू सकता है और 225 का मेरा स्टॉप लॉस। ओके, 225 के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। वेस्ट कोस्ट पेपर ये है आपके लिए। पेपर स्टॉक्स में भरपूर एक्शन बनता हुआ तेजी का। आज सुबह जेके पेपर भी शायद रिकमेंड किया था। हाँ, जेके पेपर एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में रिकमेंड किया था जेके पेपर हिमांशु गुप्ता जी ने। तो पेपर स्टॉक्स में भी धीमे धीमे एक्शन बनने की तैयारी। बताएं सेठी साहब आज का दूसरा स्टॉक।
स्टॉक अनिल जी, मैंने अपना कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक F&O का, लेकिन लेना उसको कैश मार्केट में है। कारण बताता हूँ अनिल जी, ये स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज F&O के बैन में है, तो इसको जिसको भी खरीदारी करनी है कैश मार्केट में खरीदना चाहिए। अभी 123 के लेवल से ट्रेड करता है। इसको खरीदने के पीछे कारण है अनिल जी, एक तो आज जो गिरावट हुई है उसमें एक चीज नोटिस करने जैसी थी कि मेटल स्टॉक्स में उतनी गिरावट नहीं आई, बिकॉज पिछले 10-15 दिन से ऐसे ही पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था और विद इन द सेक्टर सेल ज्यादा अंडर परफॉर्म किया बिकॉज बैन में चल रहा है, F&O के बैन में। और आज से मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स ऑफ फोकस में आज खबरें ऐसी भी चल रही है कि चाइना में कुछ स्टील पे एक्सपोर्ट टैक्स 10 से 15% लगाया जा सकता है, जिसका फायदा भारतीय कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उनको बिल्कुल होगा। बाकी फंडामेंटल बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट है। दिसंबर क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 1283 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस 1270 करोड़ का क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉस के सामने। 21-22% के मार्जिन थे दिसंबर क्वार्टर में और कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये पिछले कुछ दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए। इसको कैश मार्केट में आज खरीदने की सलाह है और ये कल का या मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 135 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 118 का। और अनिल जी एक स्टॉक का अपडेट देना रह गया, कल मैंने इस सेगमेंट में F&O का स्टॉक टाटा पावर रिकमेंड करा था 115 के लेवल पे, 125 का टारगेट था, आज 131 के हाई टच करे, आज भी टारगेट अचीव हो गए, तो लोगों को अच्छा उसमें मुनाफा हुआ होगा। तो टाटा पावर वाज ग्रेट कॉल। वो तो बहुत ही शानदार कॉल था टाटा पावर का, बहुत ही जबरदस्त। और एक दिन में टाटा पावर 15 रुपए बढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन कॉल, शानदार कॉल। और न सिर्फ टाटा पावर बल्कि टाटा पावर ने बाकी सारे पावर स्टॉक्स में भी जान फूंक दी, वहां पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। तो आज पूरा पावर सेक्टर जबरदस्त एक्शन में है और कल ही आपको सेठी साहब ने इन पावर स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दे दी। तो और आज का स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर और दूसरा सेल, वायदा कारोबार के बैन में है, कल आने वाले हैं नतीजे और नतीजों से पहले आप कैश मार्केट में खरीदारी करके चल सकते हैं। सेल में 6% मजबूत है, क्या बात है, वाह। 118 का स्टॉक, 118 का आप लगाएं स्टॉप लॉस और 135 के टारगेट के लिए। आइए बज चुके हैं 2:35 और अब आइए, अब वक्त है अपनी स्ट्रेटेजी का। तो बिगुल बजा दीजिए, मैं स्ट्रेटेजी तैयारी है मेरी स्ट्रेटेजी, तो मैं अब आपके सामने रख देता हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे अनिल जी की 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए खुद ही अनिल जी बिगुल बजा रहे हैं, खुद ही स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा दीप की फीट डाउन है, बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने की और बादलों की आवाज आ रही है। तो मैंने कहा ये काम मैं ही कर लेता हूं जब तक दीप हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं। चलिए पहली चीज आइए पहले निफ्टी पर देख लेते हैं, कहां पर हैं हम इस वक्त। निफ्टी पर 15,625 देखा था मैंने, हाँ वही एग्जैक्टली 15,625 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है और वो सपोर्ट जोन है 15,575 15,625 का। अगर क्लोजिंग 15,575 550 के नीचे होती है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, अदरवाइज आप इसे एक रनिंग करेक्शन के तौर पर देखें। 15,800 से 15,600 575 का करेक्शन, 200 250 200 पॉइंट का करेक्शन एक रनिंग करेक्शन है। तो 15,575 के नीचे बंद होने पर ही आपको तनाव आना चाहिए, चिंता होनी चाहिए और थोड़ी सी अपनी पोजीशन कम करना जरूरी होगा। तो पहली चीज तो ये है। क्यों 15,600 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा? 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 15,600 पर और 15,700 के ऊपर आपके लिए जाकर टिक पाना अब मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा। उसकी वजह यह है 15,700 के पुट पर 43 लाख शेयर हैं और 15,700 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर, जिसमें से 26 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 15,700 15,800 पर दमदार कॉल राइटिंग हुई है। तो अब निफ्टी ने एक बार की 15,800 का टॉप बना लिया और वहां पर आपको अब पार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके लिए आपको मजबूत ग्लोबल संकेत चाहिए और थोड़ी एफआईएस की खरीदारी, इन दोनों के होने पर आप वापस 15,800 की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज अब आप कंसोलिडेशन के जोन में जाएंगे और उसके लिए 15,575 आपका आखिरी स्टॉप लॉस लेवल है डे ट्रेडर्स वगैरह के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस आएगा 15,300 के आसपास का, 15,275 के आसपास का, वो काफी दूर है। अभी हम फिलहाल 15,575 की बात करेंगे। तो आज के लिए बचे हुए समय में सिर्फ एक ही जगह आपको नजर रखनी है, वो है 15,575। अगर उसके नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे बंद होते तो आपको पोजीशन कम करनी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आप आ रहे हैं इस वक्त। तो देखते हैं आखिरी 1 घंटे में हम इसे होल्ड कर पाते हैं और क्लोजिंग हो पाते हैं नहीं। कल के लिए क्या करना है मैं 3:20 पर आपको अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल इस रेंज पे सपोर्ट के तौर पर ऊपर कितना जा सकते हैं, ऊपर जाने के लिए
15,675, 15,725, बस ये रेंज है। इस रेंज में अगर निफ्टी कवर होकर ऊपर आए, वहां पर अपनी पोजीशन हल्की कीजिए, तो आपके लिए सपोर्ट और ऊपर रुकावट का लेवल दोनों 50-50 पॉइंट की होगी। 15,575, 15,625 सपोर्ट, 15,675, 15,725 रुकावट की रेंज है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके हल्का हो जाना है। ये बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 34,900 के नीचे आप बंद होने के पूरे चांस दिख रहे हैं। वैसे तो 35,075 के नीचे बंद होने पर ही आपको सावधान हो जाना है, लेकिन 34,900 के नीचे तो पक्के तौर पर सावधान होना है। तो क्लोजिंग बेसिस पर आपको 34,900 को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लग रहा है टूटेगा। 35,000 के पुट और कॉल दोनों पर 16-16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और आज बैंक निफ्टी में भी दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 35,000 से लेकर 35,500 की रेंज में हर एक लेवल पर। तो बैंक निफ्टी के लिए उठ पाना बहुत मुश्किल होगा। अब लगता नहीं कि आज क्लोजिंग तक 35,000 के ऊपर निकलना चाहिए, और अगर 35,900 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे बंद होता है तो 34,400, 34,525 की रेंज तक आने की तैयारी में। तो मेरा ये समझना है बैंक निफ्टी में आपको हल्का रहना चाहिए। 34,425, 34,500, 34,500 के आसपास आए, वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट काटें और खरीदारी करने का मन करें। और ऊपर में बैंक निफ्टी अगर 35,000, 35,100 की रेंज में आता है तो वहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी चाहिए। लेना है तो आपको निफ्टी ही लेना है, और बेचना है तो बैंक निफ्टी बेचना आपके लिए परफेक्ट है। ये आपके लिए इस वक्त डेटा जो कह रहे हैं। बाकी 3:30 बजे हम और देख लेंगे जो भी आगे का एक्शन रहेगा। एक बार जल्दी से इन डेटा पर राय जय से भी ले ली जाए। जय, कैसे दिख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा? बिल्कुल अनिल जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। इनफैक्ट मेरा भी वही ध्यान बैठ रहा है कि अब 11,700, 15,700 के ऊपर जब तक निफ्टी में हमें क्लियरली एक ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता, बिकॉज जो हिसाब से वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। इनफैक्ट अनिल जी, मैं भी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये डेरिवेटिव्स डेटा के साथ एक और हम चीज़ ब्लेंड करें टेक्निकल्स का, तो उसमें क्लियरली एक राइजिंग वेज पैटर्न में से ब्रेक डाउन हमें निफ्टी में देखने मिला है आरडी चार्ट्स पर। यही एक जब भी ऐसी कोई पैटर्न फॉर्म होती है अनिल जी, तो एक शार्प हमें फॉल देखने मिलता है। और 15,800 पे सिंस वो बहुत ही क्लियर हर्डल था, इसलिए वो लेवल से जो रिवर्सल हुआ वहां से हमें शार्प एक फॉल देखने मिला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,700 क्लियरली एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। जब तक उसके ऊपर बंद नहीं आता, आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में तो साइडवेज टू नेगेटिव ही रहना चाहिए। मेजर स्टॉक्स में हमें थोड़ी फाइनेंशियल्स में खास कर हमें और सेलिंग देखने मिल सकती है अनिल जी। और नीचे में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट अब बनकर आ रहा है निफ्टी में, डेट कम्स टू अराउंड इन द रेंज ऑफ 15,500 to 550। ओके, तो थोड़ा दबाव बन सकता है इंडेक्स लेवल पर, आप देख सकते हैं, और थोड़ा स्टॉक के लेवल पर भी आपको दबाव आते हुए दिख सकता है। पर कॉल्स भरपूर है, दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके हैं। आइए एक बिगुल जय के लिए और फिर सचिन जी से भी उनके कॉल लेंगे। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप खरीदना है बजाज फिनसर्व का 11,500 का पुट ऑप्शन, जो करीब अभी आपको 300 रुपए के आसपास मिलेगा। इसको खरीदना है, बजाज फिनसर्व का 11,500 का पुट ऑप्शन 300 के आसपास आपको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ प्लेस करना है 190 का दीप। इसमें जो टारगेट बनेंगे, अग्रेसिव टारगेट्स दे रहा हूँ दीप थोड़ा, 520। सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो है 650। बजाज फिनसर्व मुझे ऐसा लग रहा है दीप क्लियर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो 11,500 का लेवल है वही बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पे वो ब्रेक होता है तो सीधा 11,000, 10,800 तक का एक फॉल हमें देखने मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखने मिल सकता है इन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल, बिकॉज जो 9,000 से ये स्टॉक में तेजी चालू हुई और 9,000 से लेकर ऊपर में अगर दीप देखें हम ऑलमोस्ट 12,000 पार के लेवल देखने मिले। आई थिंक ये एक पूरा एक जो राइज था उसका एक राइज खत्म हो चुका है। इसका अच्छा खासा करेक्शन में बजाज फिनसर्व में देखने मिलना चाहिए। सो ये स्टॉक में पुट ऑप्शन के थ्रू खरीद मंदी कर सकते हैं। ओके, तो बजाज फिनसर्व पुट ऑप्शन खरीदना है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, फाइनेंशियल्स पर ज्यादा दबाव इस समय आप बनते हुए देख रहे हैं। चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, ऑलरेडी थोड़ी सी मूव इसमें आ चुकी है, बट अभी भी बेचना है। व्यू नेगेटिव है सन फार्मा पे। इनफैक्ट एक वीकेस्ट स्टॉक रहा था पूरे फार्मा पैक में,
जिस तरीके से 2 दिन की हलचल हुई थी, मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है अच्छा खासा अराउंड 673 674 एक आइडियल लेवल है जहां पर फ्रेश शॉट्स ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 677 के आसपास का। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कल का जो स्विंग लो बनाया था इसने अराउंड 666 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लो एक बार रिविजिट होना चाहिए। एंड पोजिशनली एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट 660 के आसपास का है, तो मुझे लग रहा है ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है सन फार्मा। ओके, सन फार्मा में भी बेचने की राय है यहाँ पर सचिन जी की तरफ से दूसरा शॉर्ट कॉल, पहला M&M फाइनेंस, अब सन फार्मा। आइए अगला बिगुल है आशु जी के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, मैं अभी बात ही कर रहा था कि फाइनेंशियल्स वगैरह में थोड़ा सा वीकनेस है, काफ़ी सारे स्टॉक्स में दिख रही है। अनिल जी, तो सेल करना है फेडरल बैंक। अनिल जी, वैसे अभी बात करते करते हमारे 5-7 मिनट में 1 रुपये नीचे आ गया, लेकिन 80 रुपये का टारगेट फेडरल बैंक में आ सकता है। अनिल जी, जिस तरह से ब्रेकडाउन दिखने को आ रहे हैं, अब ये हो सकता है लंबे लंबे भी चलेंगे अनिल जी, छोटे नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई फंसता है टॉप पे, अब ये नहीं मैं कह सकता टॉप बन गया, लेकिन मतलब जो टेम्परेरी इंटरमिटेंट टॉप बनते हैं, जिस तरह के मार्केट की हम ये बात कर रहे थे कि टू मच ऑफ पॉजिटिव नॉइस, तो अनिल जी फेडरल बैंक को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आज के हाई का 88 रुपीज, वैसे तो 86 था, अभी 85 30-40 हो गया। 80 रुपए के टारगेट से फेडरल बैंक को। ओके, तो 80 रुपए तक के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए। आशु सर की तरफ से आने लगी है, तो बिकवाली के कॉल्स अब धड़ाधड़ आ रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपरी स्तर से फिर से हल्का होता दिख रहा है, 15,575 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी अपने आखिरी सपोर्ट लेवल के आसपास इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं यहां पर होल्ड होता है या फिर ये लेवल्स टूटते हैं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, कमजोरी की तरफ स्टॉक जो बढ़ते नजर आ रहे हैं उन पर करते हैं फोकस। एक और स्टॉक अदानी पोर्ट्स 4% नीचे 845 रुपए के आसपास। वागले साहब देखिए इसके जरा चार्ट्स और जरा दीजिए अपनी राय। अनिल जी, 900 के लेवल में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो आज का भी टॉप उसके आसपास ही है, परसों का भी वही था। लेकिन यहाँ पर मुझे ना बेचने की सलाह है ना लेने की सलाह है, क्योंकि 820 में एक सपोर्ट है, 20 रुपए नीचे यहाँ से बाउंस अच्छा हो सकता है। 820 से 900 ये मेरी रेंज होगी, चौपी होगा थोड़ा सा। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट पर राय इस वक्त। टाटा मोटर्स, ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आता दिख रहा है। किरण जी, अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो उसमें स्टॉप लॉस कहां रखना है ये जरा निकाल कर रखें। तब तक एक बार मैं मुंजाल ऑटो के रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स में पढ़ देता हूं। आय लगभग दुगुनी होती दिखे, नतीजे काफी दमदार और मजबूत नजर आ रहे हैं। जय, आपको चार्ट्स देखकर तैयार रहना है। मुंजाल ऑटो के चार्ट्स के लिए मैं आपके पास आऊंगा। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी, तो काफी बेहतरीन नतीजे आते दिखे मुंजाल ऑटो के आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। आय 342 करोड़ से बढ़कर 622 करोड़, 1.5 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 19-19.5 करोड़ का मुनाफा आता दिखा। तो हर एक पैमाने पर आप रिजल्ट देखेंगे बेहद दमदार नजर आएंगे। जय, पहले तो आप मुंजाल ऑटो के चार्ट्स बताइए, स्टॉक ऑलरेडी तेज दौड़ लगाता हुआ। जी अनिल जी, मैं इसका चार्ट वही देख रहा था और ये चीज क्लियर है अनिल जी काफी कि 225 नीचे की और ऊपर में लगभग ये 250 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट लेवल। ये 25 पॉइंट यानी कि ये 10% के रेंज में ये काफी समय से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अनिल जी। अगर ये 250 के ऊपर बंद देता है अनिल जी, तो हमें और लगभग यहाँ से 10% का एक अपमूव यानी कि 275 तक का देखने मिलेगा। और अगर वो होता है तो फॉर श्योर अनिल जी इसके जो प्रीवियस स्विंग हाइज है करीब 274 के, वो निकलते हुए नजर आएंगे मुंजाल ऑटो में। एंड फिर से एक 52 वीक हाई ये स्टॉक में हमें देखने मिलेगा। सो 250 के ऊपर बंद होता है देन डेफिनेटली लेकर जाए ये स्टॉक को 275 के टारगेट के लिए। अरे 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 जय 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 जय, मुंजाल ऑटो बाबा, मुंजाल ऑटो 71 रुपए वाला। अच्छा, एक मिनट अनिल जी। हाँ जी अनिल जी, मुंजाल शोआ देख रहे हैं अनिल जी, सॉरी 71 वाला ऑटो देखो, ऑटो अनिल जी शोआ देख रहे हैं। जी 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 जी
जी अनिल जी इसमें भी अगर मैं देखूं चार्ट में तो बहुत ही एक अच्छी रेंज बनी हुई है। इनफैक्ट रेंज के ऊपर बहुत ही बड़े एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। वो स्टॉक तो 250 के ऊपर था मगर इसने तो एक ब्रेकआउट दे दिया है 70 रुपए के ऊपर, 70 के ऊपर। और अब जो इसके टारगेट बन रहे हैं अनिल जी ऊपर में शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूं तो लगभग 78 के बन रहे हैं। एंड उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो लगभग 84 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 78, 84 ये दो लेवल्स के लिए मुंजाल ऑटो में खरीद कर चलना चाहिए। ऑन अ वेरी नियर टर्म 70 रुपए अनिल जी एक इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है जहां से इसमें ब्रेकआउट आया। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है। चलिए, तो ये है आपके लिए मुंजाल ऑटो पर राय। टाटा मोटर्स पर राय देने के लिए तैयार हैं किरण जी बताएं सर। अनिल जी, टाटा मोटर्स में एक अच्छी जो ब्रेकआउट लेवल था वो 336 था, तो 336 अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो इसके नीचे पोजिशनली जो इनके पास लॉन्ग पोजिशंस है बिल्कुल बने रहे, लॉन्ग पोजिशंस रखने की सलाह होगी। 35-34 के आसपास, 335-34 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक थोड़ा सा 340 एंड 355 इस रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। मीडियम टर्म आउटलुक काफी स्ट्रांग है इस चार्ट पैटर्न में। ओके, मीडियम टर्म आउटलुक स्ट्रांग है। आज ऑफ कोर्स बाजार में गिरावट के साथ ये भी फिसलते हुए दिख रहा है, पर टाटा मोटर्स से फोकस करिए टाटा पावर पर, क्योंकि नए 52 वीक हाई पर तो है ही, बट 12 साल के बाद हम इन लेवल्स पर टाटा पावर को देख रहे हैं। जो आज इंटरडे हाई है 132 का, वो दिसंबर 2009 के बाद इस स्टॉक ने आज छुआ है। आइए जानते हैं टाटा पावर में क्या चल रहा है और बाजार का इतना बड़ा फोकस कैसे आ रहा है इस काउंटर पर कि एक ही दिन में या फिर पिछले कुछ दिनों में जो जबरदस्त एक्शन हुआ है वो किस वजह से है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या चल रहा है टाटा पावर में। बिल्कुल, तो डेफिनेटली 12 साल के ऊपरी स्तरों पर टाटा पावर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट दीपांशु, अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले हफ्ते से ही लेकर इनफैक्ट इस हफ्ते में ही करीब 20% की तेजी इसने दिखा दी है और आउटलुक जो है निवेशकों के बीच काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। इसके 4 बड़े कारण है। सबसे पहला तो जो रिन्यूएबल कारोबार है उस पर निवेशकों का फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देखिए, इसके आईपीओ की भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है और भारत में सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। इनफैक्ट 2025 तक करीब 4 गुना जो है इनकी मौजूदा जो करंट कैपेसिटी है 4 गीगावाट की, उसको बढ़ाकर जो है करीब 15 गीगावाट करने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। दूसरा बड़ा कारण है सोलर बिजनेस में इनके काफी बेहतरीन प्रदर्शन आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो ये एनटीपीसी से इनको हाल फिलहाल करीब 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा था। और FY22 में अगर आप देखें तो कुसुम योजना के तहत सरकार जो है करीब 3.5 लाख सोलर पंप्स का भी ऑर्डर देने वाली है। तो इससे और इसमें ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि टाटा पावर को काफी बड़ा चंक मिलने की उम्मीद है। तीसरी बड़ी कारण है उड़ीसा का जो डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। आपने ये खबर देखी भी कि जो CCI है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 3 जो वहां की पावर डिस्कॉम्स हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और जो इनका टोटल कस्टमर बेस है वो इस अधिग्रहण के बाद करीब 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आखिरी बड़ा कारण और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनकी बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट। यहाँ पर भी हमें काफी बेहतरीन पिछले 6 क्वार्टर में अगर आप देखें तो लगातार मुनाफे का जो आंकड़ा है वो ऑन द राइज है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही कैश फ्लोज भी कंपनी के मजबूत है और कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके एसेट्स हैं वहां पर जो है ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और 5500 करोड़ के जो NCDs हैं उसकी भी रीफाइनेंसिंग हो सकती है, लोअर लेवल्स पे हमें आती हुई दिखे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 बड़े फैक्टर्स हैं टाटा पावर्स में इतनी बढ़िया तेजी के लिए। बिल्कुल, तो बड़ी मूव आ चुकी है टाटा पावर में, जबरदस्त एक्शन रहा है इस काउंटर में और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको यहां पर राय दी है कि टाटा पावर पर रखनी है नजर। जिस तरह से मोमेंटम बनाए, कल सेठी साहब भी कह रहे थे खरीदारी करिए और देखिए एक ही दिन में अच्छी तेजी आ गई। बट आशु जी, जिस तरह से बाजार का मूड माहौल थोड़ा शिफ्ट हुआ है, टाटा पावर जैसे स्टॉक को क्या होगा? एक दिन में अगर इतना बड़ा उछाल आता है तो फिर गिरावट भी उतनी सीवियर रहेगी या फिर थोड़ा ज्यादा संभला रहेगा बाजार के उतार चढ़ाव में? नहीं दीपांशु, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं रहेगी। ये जो सारे स्टॉक्स हैं मैंने बताया, टाटा पावर, NTPC, भेल, जितने भी इंफ्रा रिलेटेड और पावर स्टॉक्स हैं, इनमें अगर गिरावट आती है
तो लेना है, इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ये चलने, कोल इंडिया भी इसी के अंदर है। इसके अंदर देखिए वैसे ही लोगों को कंफर्ट कम होता है, और उसके बाद मतलब छोटा सा लॉट साइज बड़े होते हैं, छोटे प्रॉफिट में 2-4 रुपए बढ़ता है। मतलब टाटा पावर में डू यू थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतने बड़े लॉट में अगर वो पुट एक कॉल दिलवाई थी दीपांशु 110 रुपए की 5 रुपए में, वो 3-3.5 रुपए रह गई थी, तो लोगों को इतना जिटरी हो जाता है कि पता नहीं ये क्या हो गया, टाटा पावर का क्या होगा, और कैसे 4 दिन के अंदर देखो टाटा पावर का, तो इसमें ना लोग बहुत जिटरी हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। तो ऐसे के अंदर मतलब जिसको प्रॉफिट आया वो इतना मतलब यू नीड टू हैव दैट एपेटाइट आल्सो फॉर बिग प्रॉफिट व्हेन यू वाइल यू आर डूइंग ट्रेडिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है कि इनमें तो ये, और लॉट साइज बड़े हैं, इनमें तो एकदम आदमी डर के काट जाता है, बुक कर लेता है। तो इनमें एक तो मुझे बड़ी गिरावट दिखती भी नहीं है, दिखती है तो प्रॉब्ली यही एक सेगमेंट पॉकेट है जिसमें आपको लॉन्ग करना है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर। भरोसा रखिए, फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं ही और इनके रिन्यूएबल बिजनेस को लेकर बाजार में काफी एक्साइटमेंट है। देखते हैं कुछ डेवलपमेंट वहां से आएगा या नहीं, पर अच्छी तेजी दिखाते हुए काउंटर और आज इंटरडे में 12 साल की ऊंचाई पर भी आते हुए दिखा। आइए एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए स्वागत करते हैं सुमित जी का। स्वागत है सुमित जी, गुड आफ्टरनून। बताएं उतार चढ़ाव में एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेड होना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए हायर लेवल से अच्छा खासा नीचे है मार्केट और सडन सेलिंग आई है, लेकिन इन लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कुछ कॉन्ट्रा लेते हैं, यानी बाय साइड का व्यू लेके काम करते हैं। एक बाउंस बैक फुल बैक जरूर मिलना चाहिए। तो एक्सपायरी के ऑप्शन में बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं। 34,900 का कॉल 120-115 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 34,900 वाला कॉल 120-115 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। स्पॉट में बैंक निफ्टी अभी 34,770 और 34,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आने के बाद अब यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 35,000 से 35,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए बैंक निफ्टी का 34,900 का कॉल खरीदे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 25 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 225 रुपए से लेके 300 रुपए तक का। बाय बैंक निफ्टी 34,900 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 25, टारगेट 225 एंड 300। ओके, क्या बात है, वाह सुमित जी। देखो कॉल सही हो गलत तो वो बात की बात है, लेकिन मैं हिम्मत की, बहादुरी की, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब इस वक्त अगर आप बैंक निफ्टी खरीदने का मन भी बना रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में किसी बड़ी हिम्मत से कम का काम नहीं। तो 115-120 वाला कल की एक्सपायरी वाला जो कॉल है वो 34,900 वाला, वो आपको खरीदना है, ये है राय। और इस वक्त चल रहा है 34,750-60 के आसपास स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी। यहाँ पर एक रिकवरी की उम्मीद है। और फिर क्या ऐसे में आपको ये लगता है कि निफ्टी भी इन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा सुमित जी? जी अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए बैंक निफ्टी अगर घूमा तो निफ्टी भी घूमेगा, क्योंकि निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पे हमने देख लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आया। और पिछले 2-3 दिनों में मैंने देखा है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन दिखाया, लेकिन यहाँ से पुल बैक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसा होने पे निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा और 15,700 तक का तो मूव इमीडिएटली निफ्टी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी इसलिए चुना है क्योंकि आज के फॉल के अंदर बैंक निफ्टी कम गिर रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ से बैंक निफ्टी भागेगा। भागेगा। 1 मिनट आप लाइन पे रहिए सुमित जी, जब तक एक बार आपके लिए जरा सपोर्ट लेने की कोशिश करता हूं। जय से जय, क्या आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है? अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुमित ने कॉल दिया है 34,900 का, अगर ये 34,800 को पार जाता है तो डेफिनेटली इसमें एक शार्प हमें एक अप मूव देखने मिलेगा। जैसे ही 34,800 के ऊपर स्पॉट लेवल्स निकलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस ऊपर में लगभग हमें 35,100 तक के लेवल्स दिखा सकता है बैंक निफ्टी, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉल प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट केवल एक 34,800 एक ऐसा लेवल है अनिल जी जिसको पार करना भी जरूरी है, और उसके बाजू में ट्रेड कर रहा है वो होता है, देन मोमेंटम और बढ़ेगा डेफिनेटली। तो 34,800 से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 30 पॉइंट दूर है स्पॉट लेवल पर, और 34,800 पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग खरीदारी
थोड़ी आने की संभावना है। और उसके बाद सुमित जी का ये कॉल ऑप्शन कमाल करता हुआ दिखेगा। 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी कि आपके लिए रिस्क कितनी है, 75-80 पॉइंट की बैंक निफ्टी में उतनी तो आपको रखनी होगी। और कल की एक्सपायरी वाला ये कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिए सुमित जी की शुक्रिया। सुमित जी, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रा कॉल, एक तरह से आप कह सकते हैं आज के मूड माहौल को देखते हुए खरीदारी करने के लिए 225 और 300 रुपए का टारगेट। ठीक वही बात है, 34,600 34,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वही वाला हाल इस वक्त आपको नजर आएगा यहां पर भी सपोर्ट के तौर पर। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है और साथ ही कुछ स्टॉक्स में आज जिस तरह की पोजीशन हल्की हुई है, बैन में आने जाने की भी तैयारी होगी, तो थोड़ी देर में हम आपके लिए बैन से बेनिफिट भी रखेंगे। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बैन में आने या जाने के लिए स्टॉक तैयार है। उससे पहले बाटा के आएंगे कल रिजल्ट, और आइए देख लेते हैं रिजल्ट किस तरह के रहेंगे। बाटा के नतीजों का पूर्वानुमान बताने के लिए तैयार है हमारे साथ वरुण। वरुण, बताइए कैसे हैं बाटा के रिजल्ट्स? देखिए अनिल जी, इस रिजल्ट्स को लेकर एक्चुअली स्ट्रीट डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो टियर 1 सिटीज़ है और मेट्रोज है, जहाँ पे जो अनलॉक हो गया था पूरी तरीके से और जहाँ पे सब कुछ शुरू हो गया था, वहाँ शायद नतीजे जो है सपोर्ट करेंगे और वहाँ पे सेल्स जो है वो काफ़ी बेटर हुई है। लेकिन कुछ ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती थी या फिर जो नए सेगमेंट्स, नए ब्रांड्स कंपनी ने लॉन्च किए थे, वो शायद अभी भी उसकी बिकवाली जो है इतनी अच्छी नहीं हुई है। इसके लिए शायद नतीजों में दबाव रह सकता है। साथ ही साथ इस कंपनी ने डिस्काउंट्स काफ़ी दिए थे, इनफैक्ट सभी ने डिस्काउंट्स दिए थे, तो उसका इंपैक्ट भी मार्जिन पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी जन स्ट्रीट पे मान के चल रहे हैं। रेवेन्यूज 10% बढ़ेंगे, 680-683 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। एबिटा मार्जिन गिरेंगे, 22.5% से गिर के करीब 20% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा 4.2% बढ़ेगा, 40 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान है। हालांकि स्ट्रीट जो है वो मुनाफे की फिगर को लेकर काफ़ी डिवाइडेड है। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो कुछ कह रहे थे कि करीब 18-19 करोड़ के आसपास का भी मुनाफा आ सकता है, कुछ कह रहे थे कि 70-80 करोड़ के आसपास का भी मुनाफा आ सकता है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो करीब 40 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो इस नंबर पे आप खास नजर रखिएगा। मुनाफे का आंकड़ा कहीं भी हो सकता है। हालांकि रेवेन्यूज थोड़े बढ़ेंगे, मार्जिन दबाव में रहेंगे। आंकड़े में इतना फर्क क्यों आ रहा है? सबका अलग अलग अंदाज क्यों है? अनिल जी, मैं वही देख रहा था, इसके मैं कह रहा था ना कि सबके सब यही मान के चल रहे कि शायद जो मेट्रो सिटीज इस कंपनी को सपोर्ट करेगी सेल्स में, कुछ मान के चल रहे कि शायद सपोर्ट ना करे और उतनी अच्छी सेल्स ना हो। हायर डिस्काउंटिंग के चलते काफी लोग मान के चल रहे कि शायद आपका जो मुनाफा है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कुछ मान के चल रहे कि नो, डिस्काउंट जरूर दिए हैं लेकिन अभी भी मुनाफा बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुनाफा 20 करोड़, कुछ कह रहे हैं 70 करोड़। और अनिल जी, इसके रिजल्ट में जब भी बनाता हूँ तो ऐसा ज़्यादातर डाइवर्जेंस मैंने देखा है, एटलीस्ट पूरे पिछले कोविड के टाइम पे इसके रिजल्ट्स को लेकर ऐसा डाइवर्जेंस आ रहा है एनालिस्ट के बीच में। बिल्कुल, तो थोड़ा बाजार डिवाइडेड है कि एग्जैक्टली किस तरह के नतीजे आएंगे, बट डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट तो देखना चाहिए ओवरऑल नतीजों में। देखते हैं किस तरह के परफॉर्मेंस रहेगी बाटा की। फिलहाल हल्की सी सुस्ती दिखा रहा है, कल भी थोड़ा सुस्त था, पर नतीजों पर नजर है बाटा के। नतीजों पर नजर है सेल की भी, जिसके बारे में सेठी साहब बात कर रहे थे। उससे पहले बजाज हेल्थकेयर के नंबर्स आए, एक बार जरा नंबर्स मार्क कर लेते हैं और कुणाल जी से राय भी ले लेते हैं चार्ट पर, और फिर सेल के अनुमान के बारे में जानेंगे। मुनाफा एक्चुअली अच्छी बढ़त दिखा रहा है, लगभग 50% की बढ़त आपने मुनाफे में देखी है। 13 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ का मुनाफा आया है। आय में भी ठीक ठाक बढ़त रही है, 118 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ की आय आपको आती हुई दिखी है, जहां तक बजाज हेल्थकेयर का सवाल है। स्टॉक थोड़ा कमजोर जरूर है। कुणाल जी जरा राय दें बजाज हेल्थकेयर 750 के लेवल्स पर। देखिए, चार्ट जिस तरह का है दीपांशु, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है और कुछ कमजोरी भी आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है थोड़ा वॉच करें। जब तक इस स्टॉक में कोई एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता हुआ दिखता, तब तक इसमें खरीदारी की राय नहीं है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई खरीदारी की राय नहीं बनती। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज हेल्थकेयर। नजर रखते हैं इस काउंटर पर और किस तरह के रहेंगे, किस तरह का अब रिएक्शन आता है। नतीजे तो आ गए हैं और ठीक ठाक नतीजे दिख रहे हैं आपको, पर एक कैश का ऑप्शन दे रहे हैं जय ठक्कर बिगुल उनके लिए। बताएं जय। जी दीप खरीदना है 15,700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 15,700 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीब आपको मिलेगा 95 के आसपास दीपांशु अभी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 67 का। 95 पे खरीदे, 67 का स्टॉप लॉस। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 122 का है दीप, छोटा सा टारगेट है पहला वाला 122 का। दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो है 141 का।
122 141 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है दीप, एंड 67 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। एक छोटा सा बाउंस 15,700 711 ये लेवल्स तक शायद देखने मिले हमें, बिकॉज हुआ ये है कि जैसे अनिल जी ने बताया था कि 15,575 और मैंने बताया था 15,550, और इनफैक्ट इसी के बीच से निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें बाउंस या तो रिकवरी देखने मिली है। सो ये जो इनिशियल रिकवरी है कि 50 एक पॉइंट का बाउंस देखने जो मिला है वो शायद कंटिन्यू रहे 15,700 711 तक। वो होता है फिर वापस मार्केट में एक गिरावट देखने मिल सकती है, पर वो जो छोटा सा बाउंस है अगर वो प्ले आउट करना है देन आई थिंक ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम मीडियम टर्म में तो थोड़ा बहुत कि एक आध हफ्ते के लिए शायद साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, बट एक बाउंस एंड देयर आफ्टर नीचे फिर से आए, सो आई थिंक ट्रेडर्स के लिए वो बाउंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसीलिए ये कॉल ऑप्शन 15,700 का खरीद कर चल सकते हैं 122 141 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी 15,700 की कॉल खरीदने की राय जय की तरफ से कैश के ऑप्शन के लिए। अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा 17 जून की, ना कि कल की जो एक्सपायरी है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। प्राइस सबसे चर्चित स्टॉक पिछले कुछ समय का सेल, इसके आने वाले हैं नतीजे। अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब आपको खरीदारी की भी राय देकर गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है अनुमान बाजार का सेल के नतीजों से आशीष के साथ। आशीष बताएं। तो बढ़िया नतीजे आएंगे, सभी स्टील कंपनीज ने अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन सेल में एक चीज आपको नोट करनी होगी कि साल दर साल इसकी कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले साल काफी सारे एडजस्टमेंट है, जिसके चलते आप अगर साल दर साल आंकड़े देखेंगे, महज रिपोर्टेड नंबर देखेंगे तो आपको इसके विपरीत नतीजे जो है थोड़े कमजोर नजर आएंगे अनुमान के मुताबिक। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो बहुत शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है इसमें 158% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 3,783 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़िया ग्रोथ है। पिछले साल के मुकाबले तो सभी ने ग्रोथ रिपोर्ट की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो 25.6% से मार्जिन बढ़कर 28.6% रहेंगे। कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ेगा। टॉप लाइन में भी अगर आप देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले 16% की ग्रोथ नजर आएगी। और सबसे अहम जो है इनका एबिटा प्रति टन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। पिछली तिमाही में 12,241 रुपए का एबिटा प्रति टन रिपोर्ट किया था कंपनी ने। इस बार बाजार अनुमान लगा रहा है कि 14,540 रुपए के आसपास का जो है ये एबिटा प्रति टन का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात ये भी कि कुछ सरकारी कंपनियों में ऐसी चिंता है कि कर्मचारी खर्च बढ़ते हुए नजर आएगा, तो वहां पर फोकस करना है। बाकी जो स्टील कंपनीज लगातार डीलेवरेजिंग प्लान्स कर रही हैं, सेल ने भी काफी कर्ज घटाया, तो वहां पर क्या डेवलपमेंट होते हैं उस पर नजर रखना है। लेकिन ऑपरेशनली टॉप लाइन बॉटम लाइन हर लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया नतीजे आएंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेशनली तो दमदार नतीजे रहने ही वाले हैं। देखते हैं फाइनल फिगर्स क्या रहते हैं। एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई रही है। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि रिजल्ट से पहले आपने स्टॉक में थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेशन देखा है, तो उतनी पोजीशंस नहीं है, पर इंटरेस्टिंग रहेगा कि बड़ी तेजी के बाद सेल अब नतीजों पर किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। फिलहाल 125 के करीब आपको काउंटर दिख रहा है ट्रेड में। पर जय एक और कॉल देना चाह रहे हैं, तो वापस चलते हैं जय के पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, टाइटन में अभी भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन में और अपने मूव देखने मिल सकती है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो 1720 के ऊपर जो हिसाब से ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग हमें 1780 1800 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इसलिए टाइटन का 1740 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, करीब 39 के आसपास 3940 के रेंज में मिल रहा है, इसको खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप रखना है 26 रुपए का, 26 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 52 का, सेकंड टारगेट बनेगा 58 का। 52 और 58 ये दो टारगेट्स के लिए टाइटन का 1740 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। ओवरऑल ये स्टॉक में मोमेंटम ये सीरीज में और भी अच्छा होते हुए नजर आएगा। ओके, तो टाइटन पर खरीदना है आपको कॉल ऑप्शन 1740 का। और जय की पूरे का पूरा फोकस गोल्ड से जुड़ी कंपनीज पर है। अभी थोड़ी देर पहले मुथूट फाइनेंस पर कॉल ऑप्शन खरीदवाया था, अब टाइटन पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। गोल्ड पर एक्शन आपको भरपूर वैसे भी दिख रहा है, $1900 के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वहां पर ट्रेड हो रहा है। तो चलिए नजर रखेंगे, टाइटन पर थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। पर बैंक्स में है बिकवाली और इंडसइंड बैंक पर अभी अभी एक शार्प सेल ऑफ आते हुए दिखा है। सचिन जी जरा इंडसइंड बैंक के चार्ट्स को देखिए, गिरावट आई है, 1000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्या व्यू है इंडसइंड पर?
दीपांशु, आई थिंक वही एक क्रिटिकल लेवल है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने वापस एक रिबाउंड दिया था, अराउंड 1030 1035 के आसपास एक स्विंग बना और वापस वहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली हावी हुई थी, एंड जिस तरीके से वापस अपने लोअर एंड पे बैठा है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन होगी तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको एग्जिट करनी चाहिए, एंड फ्रेश ट्रेड मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही होना चाहिए, 1040 से लेके 990। आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज है। इसके बाहर जब मूवमेंट होगी मुझे लग रहा है उसके बाद ही मोमेंटम आना चाहिए। पिछले अगर हम 11 दिनों का डेटा देखें तो इसी पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रहा है। सो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी थोड़ा सा रेजिस्टेंस काफ़ी क्लियर होते जा रहा है 1040 के आसपास का। तो जब तक ये लेवल वायलेट नहीं होता या ब्रेक नहीं होता तब तक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में। आखिरी आधे घंटे में हम पहुंच चुके हैं आज के सेशन में। 15,575 15,625 की सपोर्ट रेंज में निफ्टी इस वक्त है और बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे है, लेकिन 34,600 34,700 की सपोर्ट रेंज के आसपास है। तो इंटरेस्टिंग लेवल पर है। देखते हैं आधा घंटे में आगे बचे हुए 25 मिनट में क्या कुछ कारोबार होता है वो देखते हैं। लेकिन इस बीच उससे पहले एक स्टॉक रहा है सुर्खियों में पिछले हफ्ते भर से। पिछले 8 दिनों में रेडिंगटन में दिखी है 45% से ज्यादा की तेजी। और क्यों हुई है ये तेजी और क्या है वजह, क्या कुछ एक्शन इस स्टॉक में हो रहा है, बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए, रेडिंगटन में आज का माहौल भले ठंडा है, वो भी पिछले 1.5-2 घंटे से, लेकिन उससे पहले लगातार गर्म रहा है स्टॉक। क्या कुछ हो रहा है इसमें? बिल्कुल यहाँ पर देखिए, रेडिंगटन इंडिया में स्पेसिफिकली सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है वो पिछले 8 दिनों में करीब 46% की बढ़त आती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दमदार के ऊपर तिमाही नतीजे आते हुए दिखे थे। इनके पहले हमने ये देखा था। साथ ही अगर आप मुनाफे में की बात करें तो करीब 338% का उछाल जो है हमें इनके मुनाफे में आता हुआ दिखा। और कामकाजी मुनाफे में भी 64% की बढ़त रही है। मार्जिन के लिहाज से भी 1.9% से बढ़कर मार्जिन 2.7% आई है। पर मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आप सबसे ज्यादा जो बड़ा ट्रिगर बन रहा है आगे के लिए वो ये है कि जो भारत में अब रेडिंगटन इंडिया जो है ये एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर इनके एप्पल के जो वेंडर्स हैं, खासकर फॉक्सकॉन और इनके एप्पल के जो वेंडर्स हैं, खासकर फॉक्सकॉन और साथ ही अगर आप विस्ट्रॉन की बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पर पिछले 7 महीनों में करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों की इन्होंने हायरिंग की है। तो इससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट और आगे का जो आउटलुक बन रहा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसके पहले जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वहाँ से इनको ये इम्पोर्ट करके फिर भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप करते थे। और अब अगर भारत में बनेंगी जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो इनके लिए जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर साइड पर आते हुए नज़र आ सकते हैं। इनफैक्ट एप्पल के जो वेंडर्स हैं फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने स्मार्टफोन्स पर 40,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम का ऐलान किया है, उससे डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। और FY22 के अंत तक हर एक कंपनी, ये जो वेंडर्स हैं इनके, वो करीब 23,000 कर्मचारियों को हायर करने का लक्ष्य रख रही है। और PLI स्कीम में अगर आप देखें तो दोनों ही वेंडर्स ने FY21 की 250 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है तिमाही, जो उस FY20 जो सीमा है उसको उन्होंने कंफर्टेबली पूरा कर लिया है। और अब ये भी बात चल रही है कि FY26 तक जो है ये PLI स्कीम वैलिड रह सकती है, क्योंकि FY21 में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जिनको भी स्मार्टफोन PLI स्कीम के लिए मंजूरी मिली थी वो लोग अपने जो टारगेट्स हैं सेल्स वो पूरे नहीं कर पाए। तो FY21 को एक 0 ईयर घोषित किया जा सकता है। तो ये सब बड़े ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं रेडिंगटन इंडिया के लिए। ओके, तो रेडिंगटन यहाँ पर रखनी है नज़र, मोमेंटम में है और पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी में ये काउंटर आपको आते हुए दिखा है। तो मोमेंटम बन रहा है रेडिंगटन इंडिया। अभी भी अगर आप देखें तो 2-2.25% की तेज़ी है। इस बीच खबर आ रही है रेलवेज के लिए 4G स्पेक्ट्रम को कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज कैबिनेट की बैठक हुई थी। साथ ही हमने सुबह ही बता दिया था आपको खरीफ फसलों के लिए MSP कैबिनेट की मंजूरी दे दी है और 4G स्पेक्ट्रम रेलवेज के लिए ये मंजूरी दे दी है। एक बार रेल टेल का जरा स्टॉक पुलअप करिए, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से अच्छे मोमेंटम में भी रहा है ये काउंटर। बल्कि अगर आप देखें तो इसी महीने जून के महीने में ही हमने लगभग 15% की तेजी रेल टेल में आती हुई देखी है। एक बार कुणाल जी जरा रेल टेल के चार्ट्स पर अपनी राय दें।
दीपांशु देखिए, चार्ट बहुत सीमित अवेलेबल है क्योंकि ये रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न अंडर फॉर्मेशन है और 140 के ऊपर स्टॉक टिकला है, तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक लगता है मुझे। जो सीमित चार्ट उपलब्ध है उसके आधार पर कह सकते हैं कि इसमें अपसाइड बनेगी। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 140 का एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे 155 160 तक जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो रेलटेल पर रखिए नजर और देखिए अब स्टॉक भी खबर पर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरह का एलोकेशन किया गया है, बट बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है रेलवे के लिए 4G स्पेक्ट्रम पर। अच्छी खबर है और रेलटेल ऑफ कोर्स ऑब्वियस काउंटर है, बट बाकी टेलीकॉम स्पेस पर भी नजर रखनी पड़ेगी इस खबर को लेकर। रेलटेल पर फिलहाल आप 6% की तेजी देख रहे हैं। आइए वागले साहब के पास चलते हैं एक कॉल के लिए। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसटीबीटी कॉल है बेचना है पेट्रोनेट, जिसका अभी 230 का एक सपोर्ट ब्रेक किया है, ओपन इंटरेस्ट में ऑन द सेलिंग साइड टॉप पे है। मुझे लगता है कल एक 10 रुपए की मूव मिलनी चाहिए, तो अभी 230 के नीचे गया है। आपको 233 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी। 220-218 तक की डाउन साइड में देख रहा हूँ। ओके, तो पेट्रोनेट यहाँ पर भी आपको ब्रेकडाउन माफ कीजिएगा आते हुए दिख रहा है। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद, आज आप नतीजों का रिएक्शन देख रहे हैं और वीक बाजार में और गिरावट काउंटर पर आती हुई दिख रही है। तो पेट्रोनेट पर बिकवाली की राय है वागले साहब की तरफ से। थोड़ी कमजोरी वाला एक्शन है इस समय, बट काफी सारे स्पेसेस हैं जो खबरों के दम पर आपको अच्छे एक्शन में दिख रही हैं, वहां पर नजर डालेंगे। उससे पहले क्योंकि बाजार के आखिरी 15 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं वायदा कारोबार में क्या बदलाव होने वाले हैं। बैन से बेनिफिट के लिए चलते हैं आशीष के पास। बताएं आशीष, 5 स्टॉक्स तो हैं बैन लिस्ट में, कल वीकली एक्सपायरी भी है, कुछ बदलाव हो सकते हैं उससे पहले? बिल्कुल दीपांशु, 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आते हुए दिखेंगे आपको। सबसे पहला नाम आता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर जो मार्केट वेट पोजीशन लिमिट है अब वो घटकर 80% हो गई है, बॉर्डर लाइन पर ही है, लेकिन उम्मीद है कि स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशंस और घटेंगी और ये स्टॉक जो है बैन से बाहर आएगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, इस स्टॉक के भी बाहर आने की उम्मीद है। 81% होगी मार्केट वेट पोजीशन लिमिट, अभी भी 1% घटना बाकी। 80% से नीचे जब तक पोजीशंस नहीं आएगी तब तक स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। और बाकी के जो 3 स्टॉक हैं, नाल्को, सन टीवी और सेल, ये तीनों स्टॉक तो बैन में बने रहेंगे। 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं। फ्रेश एंट्री होगी BHEL की, यहाँ पर तो पूरी संभावना बन चुकी है क्योंकि अब मार्केट वेट पोजीशन लिमिट ने जो है 95% का आंकड़ा पार कर दिया, 104% हो गई है बढ़कर पोजीशंस, तो BHEL निश्चित है। और इसके अलावा नजर रखें कैनरा बैंक पर, यहाँ पर भी देखिए तो 95% का जो मार्क है वो क्रॉस हो चुका है, 99% हो चुकी है मार्केट वेट पोजीशन लिमिट। तो BHEL और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक की जो है एंट्री होती हुई नजर आएगी। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और PNB, ये 2 स्टॉक जो है बैन से बाहर आ सकते हैं। तो 2 एंट्री होगी भेल और कैनरा बैंक की। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये स्टॉक बैन में आने की तैयारी में। भेल के चार्ट्स देखने किरण जी आपको, और कैनरा बैंक पर राय देंगे जय आपकी। जिन लोगों की पोजीशन है तेजी या मंदी की, उन्हें क्या करना है, क्योंकि कल से बैन में आने की संभावना पूरी है। बाहर आने में है PNB और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें आईबुल हाउसिंग फाइनेंस तो आ ही जाएगा। PNB बॉर्डर पे है, 82% आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा, देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए, जो 2 बैन से बाहर आ रहे हैं उन पर जय बताइए। भेल अनिल जी, जहाँ तक BHEL का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी हमें काफ़ी एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 रुपये ऊपर और नीचे में लगभग 70 रुपये, ये रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। 75 पर अभी ट्रेड कर रहा था। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एक बड़ा मूव हमें BHEL में देखने मिलेगा अनिल जी, बट जहाँ तक कैन बैंक है वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें देखने मिल सकता है। BHEL को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है अनिल जी, तो मैं तो कहूँगा कि आप बने रह सकते हैं 70 के एक पोजिशनल बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ, 70 के स्टॉप लॉस के साथ। और किसी अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनानी हो, सो अगर 80 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। ओके, होल्ड करें 70 से 80 की रेंज। कैनरा बैंक, किरण जी जरा इसके चार्ट्स आप देखिए।
अनिल जी, कैन बैंक में भी कुछ बड़ी मूव नहीं है। मुझे लगता है कि बैन में आते हुए ये थोड़ा सा और ड्रिफ्ट हो सकता है 150 के आसपास, तो इधर से और 5-6 रुपए की डाउनसाइड थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, पर मुझे लगता है मोर ऑफ साइडवेज मूव हमें कैन बैंक में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, कैन बैंक ये है आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर राय। आइए राय लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पर। वहां पर एक्शन है भरपूर और जबरदस्त एक्शन को बताने के लिए तैयार हैं आशीष। और आशीष बताएंगे वो एक्शन जो अनलॉक के बाद होने वाला। ओपनिंग अप थीम लगातार हम पिछले 1 महीने से इसकी बात कर रहे हैं, जिसके दम पर बाजार इन लेवल्स तक पहुंचे हैं। अनलॉक थीम जबरदस्त एक्शन में दिख भी रही है। आशीष के पास है पूरी डिटेल्स और रिसर्च। आशीष बताइए। अनिल सर, अनलॉक का बेनिफिट इस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। जी बिजनेस आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे कौन से सेक्टर्स पर आपको फोकस करना चाहिए। और देखिए, अब मेरे पास ताजा अपडेट है कि पिछले 10 दिनों में अगर आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो बिक्री है काफी हद तक सामान्य और इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो अक्रॉस कैटेगरीज में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब अधिकतर राज्यों में अगर आप देखें तो जो लॉकडाउन लगाए गए थे उससे थोड़ी बहुत ढील दी गई है, रिटेल स्टोर्स खुल गए हैं, ई कॉमर्स को इजाजत दे दी गई है। इसके चलते जो 60% मार्केट है वो सामान्य हो गया। लेकिन खास बात यह भी है कि अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से जो बाजार बंद थे, लोग खरीद नहीं कर पा रहे थे और देश भर में माहौल जो है ऐसा था नहीं कि इंसान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब खरीदे, तो उसकी भी जो पेंट अप डिमांड है वो बहुत तेजी से आ रही है और अच्छी मांग आपको अक्रॉस देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो होम अप्लायंसेस सेगमेंट और होम अप्लायंसेस में भी जो वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड गैजेट्स हैं, मिसाल के तौर पर देखें तो लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन, क्योंकि इन सब की जरूरत जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है लॉकडाउन के दौरान, तो इनकी मांग पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है। दुगनी से भी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सभी जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स जैसे विजय सेल्स हैं, क्रोमा है, वहां पर कहा जा रहा है कि जो अच्छी पेंटअप डिमांड है प्लस ग्रोथ भी है, ये देखने को मिल रही है। जिसके चलते देखिए आपको फोकस करना डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। एलईडी टीवीज में अगर आप देखें तो करीब करीब 50% के आसपास का जो है मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। एमएनसी कंपनी वर्लपूल, वोल्टास के पास भी बेको के साथ जो जेबीएस के चलते हैं, उनके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बड़ा पोर्टफोलियो और आईएफबी इंडस्ट्रीज इन स्टॉक्स पर फोकस रखती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज जहां पर आपको रखनी है नजर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्षेत्र में अच्छी आपको मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच एक बार जरा रेलटेल को फिर से पुलअप करिए। थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, जो रेलवेज की स्पेक्ट्रम की खबर आई थी, 5% ऊपर था काउंटर, 6%, अब 10%, 11% ऊपर आपको दिख रहा है। तो मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है रेलटेल। बड़ी खबर है कंपनी के लिए, जिस तरह से रेलवेज के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया गया है 4G के सर्विसेज का। पर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, उतार चढ़ाव वाला ट्रेड रहा है। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मूड माहौल ठीक ठाक है। जो सुस्ती वाला कारोबार हम 2 दिनों से देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्शन आज भी आपको दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स सुबह से बहुत ही सीमित दायरे में है, फिलहाल 12 पॉइंट्स की मामूली गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स में जरूर हल्की खरीदारी है। यूरोप में भी यूके के बाजार थोड़े कमजोर हैं, पर अदरवाइज मिला जुला कारोबार आपको यूरोप में दिख रहा है। और आज एशिया में भी हमने हल्की सी सुस्ती देखी थी। हांगकांग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जापान में कमजोरी थी, बट चाइना के बाजार पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए आज? देखिए, वैसे तो बाजार में ऐसी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती, और जब तक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड करके बैठे हैं, हम वही बात कर रहे थे, 15,575, 625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी, उसे होल्ड किया। 15,566 का हल्का लो है, टच एंड गो वाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से रेंज यही रहेगी 15,575 और ऊपर में 15,775, 200 पॉइंट की ये रेंज मानकर चले। इस रेंज में थोड़ा और ऊपर आने के चांस है। तो अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है 15,500 का, या तो आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए हेज करने के लिहाज से, या 15,800 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, जैसा भी आपकी पोजीशन के हिसाब से। आपको शॉर्ट भी है तो इसी तरह से आपको हेज करना है, क्योंकि आज के सेशन में नेचुरली एफआईज और घरेलू फंड के डेटा तो आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे नहीं, उनकी तो बिकवाली के आंकड़े होंगे। तो ग्लोबल मार्केट जैसा रहेगा उसी के दम पर आप कल शुरुआत करेंगे, तो अपनी पोजीशन कम करके हेज करके चले, वो ज्यादा बढ़िया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नो डाउट बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे बंद दे रहा है, तो वो बंद बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 34,500 का पुट ऑप्शन आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, ताकि अगर कल किसी वजह से गैप से खुल जाएगा नीचे तो आपकी सेफ्टी रहनी चाहिए। और अगर आप शॉर्ट है तो 35,200 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, ताकि आप आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से
एक डेढ़ दिन के करेक्शन को देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी तक ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, कहीं कोई सिर्फ इतना ही बदला है जो पिछले 2 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि अब एक तरफा ट्रेड का जमाना गया, आपको ऊपर में बेचना भी है, नीचे में लेना भी है, दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे और उसकी तैयारी होनी चाहिए। एग्जैक्टली वही हुआ है, तो बाजार ने वही किया है जैसा सोच रहे थे, इसलिए बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन अगर आप लिमिट में रखेंगे तो दोनों तरफ ट्रेड कर पाएंगे। तो आपकी जो भी पोजीशन है, तेजी की है तब भी होल्ड करिए, मंदी की है तब भी होल्ड करिए, हेज करके चल लीजिए। अभी तक कहीं कोई बाजार के ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ है, ट्रेंड और सेंटीमेंट दोनों अभी तक पॉजिटिव है। एक और चीज कहना चाहता हूँ कि काफी लोग, जाहिर सी बात है, हम सब की आदत होती है कि जनरली हम पोस्टमार्टम करते हैं, गिर गया तो क्यों गिरा, क्यों नहीं गिरा, उसमें पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। तो उसमें जो ज्यादातर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक निकल कर आ रहा है वो ये कि चीन के बॉर्डर पर कुछ इस तरह की खबरें आई है, उसकी वजह से बाजार में अचानक से बिकवाली का प्रेशर आया। तो अगर उस वजह से बाजार गिरा है, आई डोंट नो गिरा है नहीं गिरा, अगर उस वजह से गिरा है तो फिर बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। उस मैटर्स में कोई खास ऐसी चिंता वाली बात मुझे नहीं दिखती। तो इसलिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, मैनेजेबल पोजीशन रखिए और बने रहिए। अभी तक कहीं कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ है। जी दी बिल्कुल सर, तो ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। और आज सुबह मुझे याद भी है सर, जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे तो आपने स्पेसिफिकली कहा भी था कि इतनी बड़ी तेजी हुई है, अच्छी तरह बाजार ऊपर गए हैं, तो फिर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का भी होना क्वाइट नेचुरल है बाजार के लिए। तो यहाँ पर आप थोड़ी गिरावट भी आते हुए देख सकते हैं, नेचुरल करेक्शन है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और डेज लो से भी आप ठीक ठाक रिकवरी देकर ही क्लोज देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए कुछ आखिरी फ्यू स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो। वरुण बेवरेजेस, बंसल जी जरा इस चार्ट पर नजर डालें क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में। एक तो अच्छे मोमेंटम में रहा है जब से इसके नतीजे आए हैं, साथ ही 1:2 का बोनस जो होने वाला है उसकी कल एक्स डेट है, एडजस्टमेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंटली 12 तारीख की रिकॉर्ड डेट है। तो अगर किसी को एलिजिबल होना है तो आज ही आखिरी दिन है T+2 में खरीदारी करने के लिए। क्या राय देंगे बंसल जी वरुण बेवरेजेस की चार्ट पर कल के एडजस्टमेंट से पहले? और किसी ने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो फिर मुनाफा तो बुक ही कर लेना चाहिए बंसल जी। देखिए दीपांशु, क्लियरली होल्ड की राय है। काफी समय बाद स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, इससे पहले भी 1-2 बार आया है बट आने के बाद करेक्शन हुई है और इस बार ये तीसरा दिन है अनचार्टेड टेरिटरी में सस्टेन कर रहा है, तो भाव मेंटेन हो रहे हैं। तो मेरी राय में मुनाफा नहीं बांधना चाहिए। यहाँ पर जिनके पास है होल्ड करें, मार्केट की वोलेटिलिटी को थोड़ा सहना पड़ेगा जिस तरीके से निफ्टी गिर रहा है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, यहाँ से भी फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें और जो बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है इस वीक बाजार के अंदर भी। तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस पर आए। लेकिन कुछ और ऐसी खबरें जो सुनने में आ रही है जिनकी वजह से बाजार गिरा, तो कुछ ऐसे आइडियाज पहुंचे हैं, खबरें अफवाह पहुंची है आशीष सर के पास भी। तो आशीष सर, आपने क्या सुना है बाजार में जो आज कुछ हुआ उस पर? अनिल जी, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे, तो अपने इंटरनल व्हाट्सएप में भी कुछ आया कि चाइना में कोई फ्रेश केसेस कोरोना वायरस के आए हैं, कोई नया म्यूटेंट है और उससे कुछ ट्रेड डिस्ट्रप्शन के एक्सपेक्टेशन है। सो आई थिंक अनिल जी ये रीज़न ढूंढने वाले ज़्यादा लग रहे हैं, एक्चुअल कम लग रहे हैं। और एक्चुअल तो अनिल जी वही है कि जब मार्केट में अनिल जी एक तरफा, जो आप भी कई 2-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ, मतलब वो चलती हुई गाड़ी है, मतलब मेक द मोस्ट ऑफ इट। बट ये अनिल जी थोड़ा बहुत झटका तो मतलब ये उम्मीद थी कि आएगा, आज नहीं तो कल। तो अनिल जी उसमें ना आप ये वेट नहीं कर सकते कि चाइना की न्यूज़ है या कोई बॉर्डर की न्यूज़ है कोई आएगी, ये बहाना कुछ भी बनेगा। लेकिन मतलब जब इस तरह का जो मतलब यूफोरिया होता है ना, इसमें एक वो डिसिप्लिन ज़रूरी है कि एक बार आप हल्के हो जाइए, चाहे वो 13 दिन लगे, 13 घंटे लगे, जो मैंने एग्जांपल दिया उसकी जरूर वेट करनी चाहिए। तो आप पक्का पैसे बना के जाएंगे इस मार्केट से, क्योंकि आपने एक बार वो रिटेन कर लिए जो पैसे बनाए हुए ना, एक बार अनिल जी, वो एक बार रिटेंशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नहीं तो आपकी आदत छूटती नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। अभी मैंने ये बोला तो ये लेके दूसरे में चले गए, दूसरे लेके तीसरे में चले गए, तीसरे लेके चौथे में चले गए। ये जो नेवर एंडिंग स्पाइरल है ना, इसमें एक ब्रेक आनी बहुत जरूरी होती है टेम्परेरी, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो, वो बहुत हेल्पफुल होती है। जी जी। तो आशु जी है ना, 2 शब्द है अंग्रेजी के, वो आपके सामने रखता हूँ, उनसे सब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली, और 2 टाइम स्लॉट है, उससे भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है। पहला शब्द है पोस्टमार्टम और दूसरा शब्द है डायग्नोसिस। पोस्टमार्टम करना बड़ा आसान है, क्या ये मर गया, क्यों मरा, आप इसको चीर फाड़ कर देख लो, और अगर समझो गलती से वो उस रीजन से नहीं भी मरा हो तो खुद तो जिंदा होकर बोलेगा नहीं क्यों मरा, करेक्ट। तो दिक्कत होगा। हम सब लोग पोस्टमार्टम करने में बड़े माहिर आदमी है,
गिरने के बाद सब पता चल जाता है कि ये हुआ वो। अच्छा, पहले किसी को नहीं पता था कि चाइना में वायरस आ गया, ये हो गया। और अच्छा, वो भी सब हो जाने के बाद, गिरने के बाद ढूंढना शुरू किया। डायग्नोसिस कर ले पहले से ही तो बेचारा मरने से बच जाए, तो वो वाली बात है। तो डायग्नोसिस हो नहीं पाता। दूसरा है टाइम स्लॉट, वो है, एक है 9:15 बजे का, दूसरा है 3:30 बजे का। 9:15 बजे किसी को कुछ नहीं पता होता, 3:30 बजे सबको सब कुछ पता होता है कि आज क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। काश 9:15 बजे पता चल जाए। तो जिंदगी बस यही 2 चीजों में उलझी हुई है, पोस्टमार्टम और डायग्नोसिस, 9:15 और 3:30। तो बस ये ज्ञान जब जिसको जब मिल जाए वो धन्य है। चलिए, 3:30 का टाइम हो गया है, तो अब हम इस वक्त से अब ज्ञानी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें सब कुछ बताएंगे आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। 9:15 बजे पता नहीं था, लेकिन चलिए बढ़िए आगे। क्लोजिंग वाला वक्त आ चुका है 15,640। अच्छा, बचे हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट में जो बचे, दीप आखिरी मिनटों में बस यही है कि क्लोजिंग जो हो रही है सपोर्ट लेवल के आसपास होती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन उतनी बुरी नहीं कि जहां आपको ये चिंता हो कि भाई मेरी पोजीशंस का क्या होगा, तेजी की पोजीशन का क्या होगा। स्टॉक स्पेसिफिक आपका हो सकता है अलग एक्शन हो, लेकिन ओवरऑल एक्शन में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत ज्यादा चिंता या दिक्कत की बात है। हल्के लाल निशान में बंद होने की तैयारी है तीनों ही इंडेक्स की, आधा से 0.5% के नुकसान के साथ। दिन के ऊपरी हिस्सों से जरूर आप कह सकते हैं अच्छा करेक्शन है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी भी करीबन 250 पॉइंट। तो कम से कम ये तो है 34,800 के ऊपर बंद होने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही। तो कमजोर है, बहुत खराब हो वैसा नहीं। स्टॉक्स ढेर सारे अब भी एक्शन में, अच्छी खासी तेजी में है, और वहां पर किसी तरह का कोई एक्शन कम होने की तैयारी में नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अब भी देखिए आप, ढेर सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 10-10, 15-15, 20-20% ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। वहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। रेलटेल कॉर्पोरेशन, जिसकी खबर अभी हम बात कर रहे थे, अब 14% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मजबूत क्लोजिंग की तरफ ये स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पॉलीप्लेक्स, हमारा कल का SIP स्टॉक, आज फिर से जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। पॉलीप्लेक्स लेकर आइए। कल हमने रिकमेंड किया था 1140 रुपए के आसपास, और स्टॉक देखिए अब 1340, 200 रुपए 2 दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पॉलीप्लेक्स में 10-11% का तगड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। मैजेस्को एक और स्टॉक है जो लगातार सर्किट टू सर्किट, आज फिर से 10% का एक और सर्किट मैजेस्को में लगता हुआ आपको नजर आएगा। RPS वेंचर्स, यानी कि जिसको पहले आप CSC वेंचर के नाम से जानते थे, RP संजीव गोयनका ग्रुप वाला, ये स्टॉक भी 10% मजबूत होता दिख रहा है। CSC ये स्टॉक भी अच्छी तेजी के साथ बढ़ा है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी होती दिखी है। दीप, तो ये है आपके लिए क्लोजिंग का एक्शन। दीप। बिल्कुल सर, बढ़िया एक्शन रहा है, और रेल टेल पर नज़र रखिएगा सर, क्योंकि डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो आने वाले दिनों के लिए बड़ा मूव दिखा सकता है। जिस तरह से स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ है रेलवेज की तरफ से 700 मेगाहर्ट्ज में 5 मेगाहर्ट्ज इस कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा भी हमने देखा अदानी पावर पर आज दोनों तरफ का बड़ा एक्शन होते हुए दिखा। इस स्टॉक पर भी रखिएगा नज़र, आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर आपको मूव आती फिर से दिख सकती है। 12 साल की ऊंचाई पर टाटा पावर था, ये एक और हाईलाइट था आज के ट्रेड का। पॉलीप्लेक्स पर आपने एक बढ़िया मूव देखी है, साथ ही टीम लीज नतीजों के बाद यहाँ पर एक्शन, और SBI कार्ड्स में भी एक बड़ा एक्शन दिखा है 4.5% का। तो कैश मार्केट से एज ऑलवेज ढेरों स्टॉक्स एक्शन में रहे, पर आज मुनाफा वसूली के बीच हम देख रहे हैं निफ्टी लगभग 100 पॉइंट्स गिरा है, और बैंक निफ्टी पर 250 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई है। 34,800 के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखी, और सेंसेक्स भी 52,000 के नीचे क्लोज होते हुए दिख रहा है सर। तो थोड़ा आज इंडेक्स पर, जैसे आज सुबह आप कह रहे थे, हल्की सी नहीं, तेज गिरावट हुई, और उसके बाद थोड़ी रिकवरी के बाद 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बंद हुआ सर। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग। 15,640 निफ्टी और बैंक निफ्टी 34,818 आपके सामने। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन की आपको दे दें जानकारी। शाम 5 बजे कोरोना को लेकर एक विशेष शो। अभी भी कोरोना की वैक्सीन लगाने को लेकर ढेर सारे सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग कहते हैं कि कहीं वैक्सीन लगाने के बाद डेथ तो नहीं हो जाएगी, कोई कोरोना कहीं शरीर में कोई ऐसा पैरालिसिस टाइप तो नहीं हो जाएगा, कोई बीमारियां तो नहीं आ जाएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो इस अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही है, इसमें न सिर्फ जो कम समझदार लोग हैं, जो कम जानकारी रखते हैं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इन अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं। आखिरकार ये वैक्सीनेशन को लेकर
कब लोगों के दिमाग में से जो डाउट है वो खत्म होंगे। इसी पर आज का हमारा खास शो है। इन अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे हम आज शाम 5 बजे। हमारी खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा, अफवाह को ना, वैक्सीन को हाँ। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, या अगर आपने भी कुछ सुना और आपको लगता है कि अरे ये सही है कि गलत, हमें बताओ, तो प्लीज़ आप हमें एक मैसेज जरूर भेजें या ट्वीट करें #आपकी खबर आपका फ़ायदा। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार और डॉक्टर मनोज कुमार होंगे हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के, जो इन पर आपको देंगे पूरी राय। शाम 6:30 बजे हम आपको बताएंगे एक विशेष शो। आमतौर पर लोगों को शिकायत रहती है कि महीने का अंत आते 30 तारीख के आसपास पैसे बचते नहीं, सैलरी खत्म हो जाती है और पैसे का गणित और पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब ज़रूरी है सही प्लानिंग की। सैलरी से बचत, खर्च और निवेश, इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, ये हम आज आपको बताएंगे शाम 6:26 पर यानी कि 6:30 बजे मनी गुरु देखिएगा। सैलरी से बनाए फ्यूचर का प्लान, ये है आज का विशेष शो। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में आज की कवर स्टोरी, कोरोना की खास खबरें तो होंगी जिनका जिक्र हमने अभी किया, लेकिन उसके अलावा सरसों के तेल को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती दिख रही है। आज की कवर स्टोरी होगी। सरकार ने सरसों के तेल में मिलावट पर आज पूरी तरह से रोक लगा दी है। तेलों के उत्पादन में सरसों के तेल को मिलाने के बारे में जो पैकर्स को मंजूरी दी थी, सरकार ने उसे वापस ले लिया है। अब सरसों तेल को दूसरे तेलों के साथ नहीं मिलाया जा सकेगा, यानी कि अब आपको 100% प्योर सरसों का तेल मिलेगा। लेकिन क्या इससे सरसों के तेल की कीमतें बढ़ेंगी और क्या छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा, इस पर करेंगे बातचीत। सरसों तेल 100% शुद्ध, आज की कवर स्टोरी। और दूसरी कवर स्टोरी है इंश्योरेंस प्लान को लेकर। टर्म इंश्योरेंस को लेकर बीमा कंपनियां अपने नियम कड़े कर रही हैं और इस वजह से टर्म इंश्योरेंस खरीदना अब मुश्किल और महंगा होता दिख रहा है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम आपको बताएंगे कि ये नियम कैसे आप पर डालेंगे असर, करेंगे विस्तार से चर्चा। अब टर्म प्लान नहीं आसान। देश दुनिया की बाकी सारी खबरें भी होगी इंडिया 360 डिग्री में, लेकिन कल के शो की बात हम आज ही कर लें। और कल है गुरुवार, वक्त है बात दुनिया की। कल शाम 4:30 बजे आपके लिए आएगा ये विशेष शो और इस शो में हम दुनिया भर की बेहतरीन खबरें पिक एंड चूज करके आपको दिखाते हैं, जो विजुअली भी बहुत अच्छी होती है, सुनने में, देखने में बड़ा मजा आता है। तो बिना किसी डिबेट, बिना किसी विश्लेषण के प्योर खबरें और इन्फॉर्मेशन वाली। तो कल की शो की हाइलाइट्स एक बार आपके सामने इस वक्त पहले ही रख दें। आखिर किस बात पर बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप का मजाक? बदली दुनिया में बिना वैक्सीन पार्टनर पाना हुआ मुश्किल। वापसी को तैयार अल कायदा। मंगल की माटी खोलेगी ब्रह्मांड के राज। और मलाला यूसुफजई के किस विचार से मचा कोहराम? देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये और इनके अलावा ढेर सारी स्टोरीज आपके लिए आती हुई दिखेगी बात दुनिया की में। तो ये तो आप एंजॉय कीजिए। इस बीच मुंबई में अगर आप हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो मानसून एंजॉय कीजिए। आज मानसून आने का समय था और इस शुभ समय में मुंबई में जमकर बारिश होती हुई दिख रही है। तो आईएमडी के अनुमान के मुताबिक मुंबई में मानसून पहुंच चुका है और दिन भर में आज और कल देर शाम से मुंबई और महाराष्ट्र में तगड़ी बारिश होते हुए आपको दिख रही है। तो आप सावधानी भी रखें अगर घर से बाहर हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग घर के अंदर ही, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से हर जगह, खास तौर से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ट्रेन बंद की गई है, वहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती दिख रही। तो ये है आपके लिए सारे के सारे मुंबई के मानसून के अपडेट। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन। बड़ा ट्रेडिंग सेशन आज के उतार चढ़ाव के बाद हो जाएगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मुलाकात होगी कल सुबह। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।